नवनील बताइए, इसको ट्रिपलेट को सुपर लिविंग ग्रुप में लाएंगे कि नहीं आप? हाँ सर। ट्रिपलेट सुपर लिविंग ग्रुप या पुअर लिविंग ग्रुप, बताइए नवनील। सुपर लिविंग ग्रुप। एक एग्जांपल लेता हूँ, बता देता हूँ। देखिए, अल्कोहल क्या होता है, ओएच क्या होता है, पुअर लिविंग ग्रुप या बेटर लिविंग ग्रुप? टेल मी। अरे बाबा बताइए, अल्कोहल क्या होता है, पुअर लिविंग ग्रुप या बेटर लिविंग ग्रुप? ये ओएच क्या होता है, पुअर लिविंग ग्रुप या बेटर लिविंग ग्रुप? क्या बोलिएगा इसको? पुअर लिविंग ग्रुप। आप बताइए, अगर मान लो कि आपको मैंने क्या क्या एक सिंपल एक आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर मान लीजिए कि मैंने आपको एक अल्कोहल दिया, इस अल्कोहल को अगर मैं बोलूंगा कि सोडियम क्लोराइड के साथ या सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करो, इज इट पॉसिबल टू फॉर्म द अल्काइल क्लोराइड? बताइए नवनील, बताइए और क्वेश्चन तो बताइए। इज इट पॉसिबल टू फॉर्म द अल्कोहल फ्रॉम द अल्कोहल डायरेक्टली रिएक्ट विद द नो सोडियम सर। क्लोराइड टू फॉर्म द अल्काइल? बना सकते हैं? बताइए आप लोग, यस बताइए और को बताइए, बना सकते हैं? बताइए। नो। नो सर। क्यों? बताइए रीजन। सर ओएच पुअर लिविंग। यस, होता है क्या? देखिए, आप एक काम कीजिए, निकलोप्लिसिटी ऑर्डर बताइए, किसका निकलोप्लिसिटी ऑर्डर ज्यादा होगा? OH माइनस इज बेटर निकलोफाइल कंपेयर टू क्लोराइड। यस सर। तो अगर मान लीजिए लिविंग एबिलिटी जाएंगे प्राप्ति, तो लिविंग एबिलिटी किसका ज्यादा होगा? CL- हाइड्रोक्साइड से ज्यादा होगा किसका? क्लोराइड का। तो आप खुद से बताइए, सबस्ट्रेट के पास ऑलरेडी पुअर लिविंग ग्रुप है और एक बेटर लिविंग ग्रुप में लेस निक्लोफिलिसिटी के साथ एक निक्लोफाइल अटैक करेगा। इज इट पॉसिबल टू सब्स्टिट्यूट रिएक्शन? नो, नहीं कर सकते। लेकिन खुद से बताइए कि अल्कोहल से अगर अल्काइल लेड बनाएंगे तो उसको क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट नीड टू द कन्वर्ट द OH इनटू द बेटर लिविंग ग्रुप। यस सर। तो आप कैसे करोगे? तो देखो, OH group is converted into better living group. दो प्रोसेस होगा। बेटर लिविंग ग्रुप either by प्रोटोनेशन, किसके थ्रू बताइए सोर्सेस? आइदर बाय प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन। तो आपने देखा होगा, जब भी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करते हैं तो प्रोटोनेशन करते हैं कि नहीं OH ग्रुप पे? अल्कोहल से जब भी अल्काइल लाइट बनाएंगे तो HI या कुछ भी लेंगे तो OH पे प्रोटोनेशन करते कि नहीं? बताइए दे देता। तब प्रोटोनेशन करेंगे। देखो, OH group is converted into a better living group either by protonation converting into सल्फोनेट। किसमें हम लोग कन्वर्ट करेंगे बताइए? सल्फोनेट। सल्फोनेट डेरिवेटिव्स। तो देखिए, नीट में तो पूछता है सिर्फ प्रोटोनेशन, लेकिन जेई जे एडवांस में पूछ देता है सल्फोनेशन के थ्रू। सल्फोनेट देखो, या तो कन्वर्टेड टू द सुटेबल डेरिवेटिव तो सल्फोनेट, या तो प्रोटोनेशन के थ्रू। तो प्रोटोनेशन के थ्रू आपको जस्ट अभी बताने इसके बारे में बता देता है। इसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे दो, बताइए आप लोग सल्फोनेट के बारे में। यस। तो देखिए, आप देखो यहाँ पे
कि आपके पास सिंपल थ्योरी बता रहा हूँ, आपके पास दिस वन इज द अल्कोहल allowed to react with the benzene sulfone। देखो किससे रिएक्ट करवाया मैंने, इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं बताइए, सस्ता इसका पता है क्या है, इसको बोलते हैं पाराटोल्वीन। क्या बोलते हैं इसको प्राप्ति, पाराटोल पैराटोलुइन। पाराटोलिन क्या, Thiopurine। टोलिन बेंजीन पाराटोलिन सल्फोनाइल क्लोराइड। क्या बोलते हैं बताइए, पाराटोलिन सल्फोनाइल क्लोराइड। इसी को शॉर्ट में बोल देते, कॉमन नेम इसका क्या होता है, इसका कॉमन नेम हो जाता है टोसाइल क्लोराइड। तो आई बात समझ, टोसाइल क्लोराइड क्या है ये बताइएगा। इसको शॉर्ट में लिखा जाता है टोसाइल क्लोराइड को TSCl। तो बताइएगा टोसाइल क्लोराइड आई बात समझ में क्या होता है ये। Yes। देखिए आप टोसाइल क्लोराइड पे क्या करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल के, अब देखिए इसी को क्या करेंगे, पिरिडीन के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे। किसके प्रेजेंस में, पिरिडीन के प्रेजेंस में। तो पिरिडीन के प्रेजेंस में जैसे रिएक्शन करवाओगे तो ये क्या करेगा, इसको यहाँ से, किसको बताइए, क्लोराइड को यहाँ से ये रिप्लेस कर देगा। तो क्लोराइड को रिप्लेस करने के बाद ये क्या बनेगा, तो देखिएगा क्लोराइड को रिप्लेस करने के बाद ये बन जाएगा आपका इस टाइप का कंपाउंड। देखना किस टाइप का, देखिए इस टाइप का कंपाउंड बनेगा। और को बताइए बनेगा इस टाइप का कंपाउंड। यस सर। इसको बोलते हैं हम लोग अल्काइल पाराटोलिन सल्फोनेट। क्या बोलते हैं इसको बताइए, देखो इसी को हम लोग ऐसा लिख सकते, देखो इसी को ऐसा लिख सकते, देखिए यहाँ पे ROTS। तो बताइए ROTS जब लिखोगे तो इसमें लिविंग ग्रुप कौन सा होगा बताइएगा आप लोग। ये आपका लिविंग ग्रुप है, ये बेटर लिविंग ग्रुप है कि पुअर लिविंग ग्रुप है बताइए। Better। बेटर लिविंग ग्रुप। देखो मैकेनिज्म बता दूंगा, रुके पहले। देखिए इसके पास क्या था, देखो ये था पुअर लिविंग ग्रुप। उसको मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे टोलिन सल्फोनाइल क्लोराइड से मैंने रिएक्ट करवा दिया। आफ्टर रिएक्टिंग दैट कन्वर्ट इनटू अल्काइल सल्फोनेट में कन्वर्ट हुआ वो। अल्काइल सल्फोनेट जैसे जाएंगे तो नाउ इट हैज द बेटर लिविंग ग्रुप। आप कोई भी पुअर न्यूक्लियोफाइल भी लोगे तो टोसाइलेट को क्या करेगा, वहां से रिप्लेस कर देगा। तो बताइए रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाएगा कि स्लो हो जाएगा। Fast। तो आप एक चीज याद रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं सुनिएगा। इसको मैंने बता भी दिया, बार बार इसको बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये सबस्ट्रेट, ये जो रिएजेंट लिए। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लोग टोसाइलेट। क्या बोलते हैं इसको बताइए, टोसाइलेट। टोसाइल। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते थे, इसको रिप्रेजेंट करते OTS। अगर कहीं भी OTS लिखा रहेगा तो समझ में आ जाएगा टोसाइलेट से वो। Yes। कहीं भी लिखा रहेगा तो प्राप्ति पकड़ लोगे, OTS का मतलब टोसाइलेट्स होता है। दैट इज द बेटर लिविंग ग्रुप। ये बेटर लिविंग ग्रुप या पुअर लिविंग ग्रुप बताइए, Better। बेटर लिविंग ग्रुप। अब आइए, अब क्या होगा कि खुद से सुनो कि ये अल्काइल टोसाइलेट पे जैसे हम लोग कोई न्यूक्लियोफाइल, मान लो कि एसीटेट मैंने न्यूक्लियोफाइल लिया, तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इसको रिप्लेस कर देगा यहाँ से। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया आपका कि नहीं हो जाएगा, और को बताइए। यस सर। OSC हो गया आपका। अब प्लस कौन निकल गया बताइए, TS माइनस। OTS माइनस निकल गया आपका वहां से। तो ये रिएक्शन क्यों फिजिबल हो गया, अल्कोहल पे रिएक्ट या नहीं कर सकते थे, अल्कोहल पे एसीटेट का मैंने रिएक्शन करवाया थ्रू द टोसाइलेशन, बिकॉज द टोसाइलेट हियर द बेटर लिविंग ग्रुप।
हाँ बताइए, यहाँ तक का मैकेनिज्म बता, यहाँ का मैकेनिज्म बता दूं या समझ में आ गया? बताइए आप लोग मैकेनिज्म इसका, इस पार्ट का। समझ और रहा कुछ? हूँ। नहीं नहीं समझ में आया, फिर से बता दो मैकेनिज्म इसका, बताइए। ये जानबूझ के ये मैं इतना बोल रहा हूँ कि ये ओटीएस जो होता है ना, दैट इज द बेटर लिविंग ग्रुप। ओटीएस, ओटीएफ, अरे भाई याद रखिएगा, जैसे मेडिकल एग्जाम में भी कभी कभी पूछ देता है ये सब। तो बेटर लिविंग ग्रुप टोसाइलेट होगा, कैसे होगा, समझ में आया? कुछ आइडिया लगा? बताइए आपको। Yes, sir. अगर आपके पास ओटीएस होगा, अगर आपके पास एसीटेट होगा, अगर आपके पास अल्कोहल होगा, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर जो होगा, रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर SN1 जाओ ये या SN2 जाओ, किस में ज्यादा होगा? 1. बताइए। 1 में, उसके बाद 2, उसके बाद 3। क्योंकि आपने पता है ना, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर जो होगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर वो किसका ज्यादा होगा? तो बताइए, OH माइनस का ज्यादा होगा कंपेयर टू किससे? एसीटेट से। एसीटेट का ज्यादा होगा किससे? बताइए, टोसाइलेट से। तो लिविंग एबिलिटी किसका ज्यादा होगा? बताइएगा आप लोग। TSO minus. यस, तो आप खुद बताइए, टोसाइलेट इज योर बेटर लिविंग ग्रुप कंपेयर टू द एसीटेट, एसीटेट इज बेटर लिविंग ग्रुप कंपेयर टू हाइड्रोक्साइड्स। The tosylation आई बात समझ में? What is the need of the tosylation in the chemistry? To make the poor living group into the better living group. और कोई बात समझ में? ये सर Yes. टोसाइलेट ट्राइप्लेट इतना अच्छा लिविंग ग्रुप क्यों होता है? नहीं नहीं, आप बताइए ना, टोसाइलेशन जब लेंगे तो आपका देखिए ये कौन सा एसिड है, बताइए। बेंजीन पाराटोलिन सल्फोनिक एसिड आता है ये। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा कि वीक एसिड होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड्स होगा। और इसका जो कंजुगेट बेस होगा, उस कंजुगेट बेस को वीक रेजोनेंस बेस। स्टेबिलिटी आएगा कि नहीं? स्टेबिलिटी आएगा कि नहीं रेजोनेंस के थ्रू? बताइए। हाँ सर। That's why it is better living group, due to get stability through the resonance. ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। हाँ, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ना, इसीलिए उसका स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो उसका कंजुगेट बेस क्या होगा? वीक होगा। तो वीक वीक। कंजुगेट बेस क्या होता है? बेटर लिविंग ग्रुप। कर लेंगे। अब आइए, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या करने जा रहा हो आप? बताइए। आप जा रहे हैं एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्या पढ़ने जा रहे हैं? बताइए आप लोग। SNAR रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। और को बताइए कौन सा रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं? एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट द sp2 कार्बन या sp3 कार्बन? SP3. आपके बताइए, पहले क्या पढ़े थे? sp3 कार्बन या sp2 कार्बन पे? sp2। sp3 पे पढ़े थे। जितना भी अभी पढ़े सब sp3 पे पढ़े थे। अब sp2 पे अभी जा रहे हैं हम लोग। देखिए, आप एक काम करो, आपको मैं एक सिंपल बता रहा हूँ कि आपके पास क्लोरोबेंजीन होगा। देख लो यहाँ पे क्लोरोबेंजीन होगा। क्लोरोबेंजीन पे अगर मैंने क्या बोला था आपको, ऑलरेडी बता दिया था कि एक्वस क्यूएच लेंगे तो रिएक्शन होगा। बताइए आप लोग। नो रिएक्शन बताए थे आपको, याद करो। Due to the partial double bond character, CCl bond get the partial double bond character that make the bond stronger. तब डिमांड ज्यादा हो गया आपका, फेनाइल कार्बोकैटायन भी आपका लिस स्टेबल होता है। तो बताए थे ना, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन आपका नहीं होगा। बताए थे कि नहीं? याद करो, बताए यस। थे आपको। देखिए, अब देखिए इसी में, देखिए एक काम कीजिए, सुनिएगा। अब जो हम लोग एक क्लोरोबेंजीन लिए, इसी क्लोरोबेंजीन पे नाउ इसको देखिएगा। इफ यू आर यूजिंग लेसन टू, देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, देखना। That is the very important. Here I am reflux with the sodium hydroxide solution. किससे रिफ्लक्स करेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड से। 300 atm, देखो 350 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेंगे। तो नाउ टेल मी, 350 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज हाई टेम्परेचर या लो टेम्परेचर? तो आपको High. बनेगा क्या? आपको बनेगा सोडियम फेनॉक्साइड। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो गया कि नहीं प्राप्ति? देखिए,
अब फिर आपको बेटा आप इसको एसिडिफिकेशन करोगे तो बताइए अरीबा क्या बनेगा, दिस वन शुड बी, सिस्टर बताइए, ये बनेगा आपका फेनॉल। तो ये जो प्रोसेस लिए, वॉट एवर द प्रोसेस आई हैव सेलेक्टेड हियर, नाउ टेल मी दिस वन इज द एक्सट्रीम कंडीशन या नॉर्मल कंडीशन, वॉट एवर द कंडीशन आई एम प्रोवाइडिंग हियर। एक्सट्रीम। एक्सट्रीम कंडीशन। इट मीन्स ऐसा नहीं होता, देखो होता क्या है कि आपको रिएक्शन मान लीजिए रूम टेम्परेचर पे, जनरली you have to proceed the SN1 SN reaction at the low temperature, but at the low temperature aryl halide never participate in the nucleophilic substitution, but if you are providing the extreme condition, then chlorobenzene participate in the nucleophilic substitution, but you have to take the extreme condition in normal condition, extreme condition. The aryl halides undergo nucleophilic substitution in extreme condition. आई बात समझ में प्राप्ति? हाँ सर। इस प्रोसेस को बोलते हैं डॉज प्रोसेस। क्या बोलते हैं इसको बताइए? डॉज प्रोसेस बोलते हैं। तो आपसे बोलेगा स्कूल के एग्जाम में कन्वर्ट द क्लोरोबेंजीन इनटू फेनॉल, तो ये प्रोसेस लेंगे कि नहीं बताइए? Yes, sir. डॉज प्रोसेस जो बोलते हैं उसमें, तो आपको बोलेगा कन्वर्ट द क्लोरोबेंजीन टू फेनॉल, तो डेफिनेटली क्लोरोबेंजीन ट्रीटेड विद द रिफ्लक्स करते हैं हम लोग इसको, ऐसे भी रिफ्लक्स करते हैं हम लोग। रिफ्लक्स विद किससे रिफ्लक्स करते हैं बताइए हम लोग? रिफ्लक्स विद किससे रिफ्लक्स करते हैं बताइए? एक्वा सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। रिफ्लक्स का मतलब क्या होता है? जो कंटेनर में आप करोगे ना, उसमें वेपर बनेगा, उसी में कंडेंस करके फिर वेपर लाएंगे, फिर वेपर बनेगा, फिर कंडेंस देंगे। तो आपको बताइए क्या होगा? हाई टेम्परेचर मिल जाएगा कि नहीं आपको वहां पे? यस सर। Yes. तो डॉस प्रोसेस से लिए आप देखो क्या होता है कि ऐसा देखा गया कि एराइल लेट्स लिखिए, undergo nucleophilic substitution in the presence of किसके प्रेजेंस में होगा? तो देखो stronger electron withdrawing group, लाइक कौन होगा बताइएगा? और को तो वो हो जाएगा आपका NO2 या CF3। एट कहाँ पे होना चाहिए प्राप्ति? एट ऑर्थो एंड और para position relative to the living group। मिस लिविंग जो है लाइट होगा उसके ऑर्थो एंड para पोजीशन पे क्या होना चाहिए प्राप्ति बताइए? इफ यू आर प्रोसीडिंग द aryl halides undergo nucleophilic substitution, the provided there should be electron withdrawing group। why you are preferring the electron withdrawing group? तो आप अरीबा खुद से सोचिए, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ पुल किया। अब बेटा खुद से बताइए, इलेक्ट्रॉन जैसे पुल करेगा तो बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा कि इलेक्ट्रॉन रिच रहेगा? वो बताइए। डिफिशिएंट। डिफिशिएंट रहेगा, तभी ना न्यूक्लियोफाइल अप्रोच कर पाएगा। अब मान लो बेंजीन रिंग लेते हैं हम लोग, तो बेंजीन रिंग में डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहता है, वहां पे कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा तो एक थप्पड़ मार के उसको बोला भाग यहाँ से, क्योंकि मेरे पास भी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो मैं क्यों लूंगा वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी? बताइए आप लोग। Yes. हाँ, तो आप खुद से बताइए, बेंजीन रिंग हमेशा होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो हमेशा इलेक्ट्रॉन सीकर आएगा। लेकिन बेंजीन रिंग पे अगर कोई न्यूक्लियोफाइल लाओगे जो न्यूक्लियस सीकर लाएंगे, तो उसपे बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करना पड़ेगा? आपको रिड्यूस करना पड़ेगा। तो बेटा रिड्यूस करने के लिए आप किसका हेल्प लेंगे? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। रेजोनेंस रिलेटेड पोजीशन क्या होता है? मैंने बताया था ऑर्थो एंड पैरा। पैरा पोजीशन। तो जो आपका लिविंग ग्रुप रहेगा, तो लिविंग ग्रुप क्या होगा? यहाँ पे हैलाइड होगा। तो हैलाइड के रिस्पेक्ट में ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे क्या होना चाहिए प्राप्ति बताइए? स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। तो देवदत्ता वहां पे कौन सा सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा? वहां पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो बेंजीन रिंग में या एरोमेटिक कंपाउंड्स में आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तभी आप देखोगे जब आपका रिंग पे क्या होगा बताइए?
स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। क्लियर भाई है? हाँ सर। तब यस देखिए सर। आपको, देखिए एक सिंपल तरीका बता रहा हूँ आपको। देखो एक ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ, अकॉर्डिंग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। देखो एनसीईआरटी में जो है उसी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। देखिए क्या बता रहा हूँ, सुनिएगा। आप देखो यहाँ पे कि ये बेंजीन रिंग ली है मैंने, ये क्लोरीन व नाइट्रो ग्रुप होगा। नाइट्रो इज द विथड्रॉइंग ग्रुप। कहाँ पे बताइए वो? पैरा। पैरा पे। अब देखो यहाँ पे कि मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन लूंगा। यू हैव टू टेक द 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। कितना टेम्परेचर लेंगे बेटा बताइए? सेकेंड कंडीशन में एसिडिफिकेशन कर देंगे, ये बन जाएगा पारा नाइट्रोफेनॉल। आप खुद से सोचो कि रिएक्शन मैंने कहाँ पे करवाया, बताइए। रिएक्शन मैंने कहाँ पे करवाया? 170 डिग्री सेल्सियस पे, चेक कर लो। और जब नाइट्रो नहीं था तो कहाँ पे हुआ था, चेक कीजिए। 350 पे। जैसे एक नाइट्रो आया तो देखो रिएक्शन क्या हो गया, लो टेम्परेचर पे आ गया कि नहीं उसके कंपेरिजन में, देखिएगा। और देखो आप लोग कि अगर आपने दो क्लोरीन, देखो एक नाइट्रो यहाँ भी दिया आपने और एक नाइट्रो आप यहाँ पे दिया, तो आपको क्या लगता है, आपको प्रीवियस कंडीशन से इसमें लो टेम्परेचर चाहिए कि हाई टेम्परेचर चाहिए? लो टेम्परेचर। तो देखो रास्ता देखिए एनसीईआरटी में भी दिया आपका बेटा ये। अब यहाँ पे 90 डिग्री सेल्सियस हो गया, वो कहाँ पे हुआ था आपका? 170 पे। और ये कहाँ पे हो गया बताइए? 90 पे। देखो 90 पे आ गया। अगर आपने क्या किया, 3 नाइट्रो ग्रुप दे दिया ऑर्थोन पैरा पोजीशन पे, तो उससे भी लो टेम्परेचर पे होगा कि नहीं? बताइए। देखो अब तो कुछ नहीं करना, देखो क्या करना, वाटर ले लो, वार्म वाटर लेना आपको। मीन्स 35-40 पे भी रिएक्शन करवाओगे तो हो जाएगा। बताइए वार्म वाटर के लिए टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस सही है? बताइए आप लोग। नो, वार्म वाटर ले लीजिए आप, देखो क्या बनेगा। तो बताइए, क्लोरोबेंजीन को मैंने फेनॉल में कन्वर्ट कर दिया इन प्रेजेंस ऑफ 3 नाइट्रो एट द लो टेम्परेचर, in presence of 2 nitro slightly high temperature, more 90 degrees Celsius, at the presence of 1 nitro at the 170 degrees Celsius, in the without a presence of electron withdrawing group at the 350 degrees Celsius। बताइए जैसे जैसे विथड्रॉइंग ग्रुप आ गया तो क्या हो गया बताइए? अरे देखो जैसे विथड्रॉइंग ग्रुप आ गया बेटा तो क्या हो गया आपका रेट ऑफ रिएक्शन? नाउ टेम्परेचर डिमांड क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। इसका मतलब हुआ कि एराइल हैलाइड में जब भी बेटा आप दिखाएंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो आप हमेशा कहाँ दिखाएंगे, लो टेम्परेचर या हाई टेम्परेचर पे नहीं। इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप या इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप? Yes, in presence of electron withdrawing group. That electron withdrawing group must be the stronger withdrawing group या moderately stronger, like the NO2CF3। कहाँ पे होना चाहिए? ऑर्थोन पैरा पोजीशन पे। कुछ आइडिया लगा रही बात? बताइए। थर्ड रिएक्शन में NaOH में से किस में? थर्ड में। नहीं नहीं, थर्ड एकदम नहीं होगा, सॉल्वोलाइसिस हो जाएगा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल अटैक कर देगा वहां पे। ओके। ओके, तो ये समझ में आएगा आप लोगों को? बताइए एराइल हैलाइड्स कैसे रिएक्शन करेगा, समझ में आया? अब देखिए आपको बता देता हूँ। अब सुनिए, अब क्या कर रहा हूँ देखना कि अगर आपके पास देखो यहाँ पे मैंने क्या लिया, यहाँ पे क्लोरीन लिया और नाइट्रो लिया, इसको रिएक्शन करवाऊंगा। देखो थायोफेनॉक्साइड के साथ रिएक्शन करवाऊंगा मैं। बताइए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा ये रिएक्शन? बताइए। न्यूक्लियोफिलिक। मैकेनिज्म देखिएगा इसका। सुनो,
मैकेनिज्म देखना बहुत देखना मैकेनिज्म आप लोग क्या होगा। पहले कौन अटैक करेगा सुनिएगा। मैं स्टेप क्या ले रहा हूँ और बताइए। स्टेप 1 इंटरमीडिएट क्या बनेगा, कैसे कैसे रेजोनेंस दिखाएंगे, वो सारा इन्फॉर्मेशन आप लोग देखिएगा मैकेनिज्म में। देखिएगा क्या बता रहा हूँ। पहले आपका न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करेगा। देखो न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अप्रोच करना देखना थोड़ा गौर से। न्यूक्लियोफाइल उसी कार्बन पे अप्रोच कर रहा है। किस कार्बन पे? देखो सिस्टर कहाँ पे अप्रोच कर रहा है वो, उसी कार्बन पे जिस पे लिविंग ग्रुप है। सब्स्टिट्यूशन जब करवाएंगे प्राप्ति तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, जिस कार्बन पे आपका लिविंग रहेगा उसी पे आएगा ना। बताइए आप लोग। फिर से बता रहा हूँ, सब्स्टिट्यूशन जब करवाओगे तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अप्रोच करेगा, जहाँ जिस कार्बन पे लिविंग ग्रुप रहेगा उसी कार्बन पे कि उसके एडजेसेंट कार्बन पे उसी उसका ना, उसी कार्बन पे जाएगा। तो बताइए इलेक्ट्रोफाइल जब न्यूक्लियोफाइल जब अटैक किया यहाँ पे, आप क्या देख रहे हो यहाँ पे? कार्बोनाइन या कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनाए एनायन, ये सब पूछा हुआ सब जेईई मेन से लेके नीट तक में पूछा हुआ क्वेश्चन, एनसीईआरटी में भी दिया ये। निगेटिव लेंगे यहाँ पे और देखो इस निगेटिव जो होगा आपका, इसमें रेजोनेंस होगा कि नहीं? यस सर। तो रेजोनेंस जब देखेंगे तो दूसरा स्टेप जब दिखाएंगे रेजोनेंस का, देखिएगा क्या हो जाएगा। ये क्लोरीन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका SPH। नाउ टेल मी दिस वन, आप बॉन्ड बनाएंगे, यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप भी है, नाइट्रो ग्रुप भी अपना रेजोनेंस दिखाएगा। ये निगेटिव आएगा और ये इलेक्ट्रॉन्स होगा। हाउ मेनी फर्दर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैन बी ड्रॉन, 2 आएगा कि नहीं और एडिशनल? आप देखो इसी नाइट्रो को अगर ऑर्थो मेटा पोजिशन पे रखते तो रेजोनेंस का एडवांटेज मिलता है आपका, बताइए। इसी को अगर मेटा पोजिशन पे रखेंगे तो आपका रेजोनेंस का हेल्प मिलेगा। अरे बोलो बेटा, मेटा पोजिशन रेजोनेंस रिलेटेड नहीं होता है, इससे रेजोनेंस का हेल्प नहीं मिलेगा आपको। ये तो स्कूल के एग्जाम में पूछता है, आपका 12 का बोर्ड दोगे ना वहां भी पूछेगा ये सब। तो देखिए यहाँ के क्लोरीन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा SPH आ जाएगा, और ये बॉन्ड बनाएंगे, फिर एक ये बॉन्ड बनाएंगे, फिर एक नेगेटिव चार्ज आपका इस पे आ जाएगा। अल्टीमेटली आप देखो यहाँ पे रेजोनेंस जब दिखाएंगे तो देखिए कंप्लीट डिलोकलाइजेशन या इनकम्प्लीट डिलोकलाइजेशन, और को बताइए। कब इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट, देखिए ना आप वहां पे एक sp3 कार्बन आपने इंट्रोड्यूस कर लिया था, फिर कहाँ से हो जाएगा वो, उस पार्ट पे तो नहीं जाएगा, इसी पार्ट पे रहेगा ना। बताइए ऐसे रहेगा। देखिए मैं बना दिया वहां पे, देखिए ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये क्या होगा पॉजिटिव। इधर भी आपका क्या होगा नेगेटिव, इधर भी आपका नेगेटिव, इस कार्बन पे भी क्या होगा नेगेटिव। तो अल्टीमेटली ये जो कॉम्प्लेक्स बना है ये आपका क्या दिखा रहा है, कंप्लीट या इनकम्प्लीट डिलोकलाइजेशन। इनकम्प्लीट तो इसको कभी कभी किसी बुक में जाओगे ना तो ऐसे नहीं लिखेगा, बुक में जो रिसेंट हम लोग तो पढ़े हैं इस फॉर्म में क्योंकि, लेकिन आपके बुक में कैसे लिख देता है ये है इस तरह से लिख देता है। तो आपने देखो ये नेगेटिव चार्ज आपका, देखो ये डेल माइनस होगा, डेल माइनस होगा, ये क्या होगा बताइए, डेल प्लस होगा। इसको सिग्मा कॉम्प्लेक्स बोलते हैं हम लोग। नाउ इस अटैक से क्या होगा, लॉस ऑफ निकल लॉस ऑफ एरोमेटिक कैरेक्टर या एरोमेटिक कैरेक्टर मेंटेन है, बताइए तो। लॉस ऑफ ओके एक काम करो, एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है, मोर स्टेबल होता है, और जैसे एरोमेटिक कैरेक्टर को ब्रेक करोगे तो वहां पे डिमांड आपका हाई होगा कि लेस होगा, बताइए तो। फाइव हाई, इसीलिए स्टेप क्या हो गया स्लो। अब आई बात समझ में क्यों स्लो हो गया ये, यस because you सर are working against the stability, because already substrate having the aromatic character, आप aromatic character को ब्रेक करने जा रहे हैं तो डेफिनेटली उस पाथ का डिमांड क्या होगा, हाई होगा, इसलिए प्रोसेस क्या होगा स्लो। आप खुद से एक्सपेक्ट करो कि नेक्स्ट स्टेप में आप एरोमेटिसिटी गेन करने जा रहे हो तो वो प्रोसेस क्या हो जाएगा फास्ट।
प्रोसेस क्या हो जाएगा वो फर्स्ट फर्स्ट। तो प्रोसेस फर्स्ट जब जाएंगे तो देखिएगा अब क्या हो जाएगा, यहाँ से कोई भी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ले लो, उसी से आप कर्म कर लो। देखो यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज हो गया, ये नेगेटिव था आपका, यहाँ पे NO2 था। अब देखिएगा ये क्या मैंने बोला, फर्स्ट काइनेटिक सिस्टम लो स्टडी करते, स्लो या फास्ट से बच्चे बताइए। लो स्लो से। तो आप जैसे स्लो से करोगे तो ये आपका देखो यहाँ से ये SPH आपका आगे इस पोजीशन पे, इस पे पाई बॉन्ड जैसे था वैसे ही कर दो। ये क्या होगा आपका NO2 और निकल कौन गया यहाँ से, क्लोराइड। देखो आपने SN1 पढ़ा, आपने SN2 पढ़ा, देखो तो SN1 SN2 का कुछ भी पार्ट यहाँ पे मैच कर रहा है? नो, दोनों में से किसी का मैकेनिज्म यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है। ये आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, बट एरोमेटिक कंपाउंड वी आर शोइंग द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। दैट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन pathway completely different from the path followed by the SN1 mechanism and SN2 path mechanism। आई बात समझ में? तो देखो रेट लॉ एक्सप्रेशन किससे लिखेंगे आप लोग बताइए तो? स्टेप 1 स्टेप 1। तो रेट जब स्टेप 1 से लेंगे तो क्या होगा, सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन किसका होगा, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का। आप बताइए इस ऑर्डर क्या होगा इस प्रोसेस का, 2 मॉलिक्युलरिटी क्या हो जाएगी इस प्रोसेस का, 1 मॉलिक्युलरिटी आप RDS के रिस्पेक्ट में बताइए, RDS के रिस्पेक्ट में, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का तो मॉलिक्युलरिटी हम लोग डिफाइन नहीं करते हम लोग। तो एक RDS के रिस्पेक्ट में बताइए। 2 टू इससे फ्रॉम RDS से। आप बताइए अगर मॉलिक्युलरिटी 2 होगा तो बाय मॉलिक्यूलर प्रोसेस होगा कि यूनिमॉलिक्यूलर? ये बाय दिस पाथवे इज नॉन एज, देखो क्या बता रहा हूँ, कहाँ पे देख रही है, एरोमेटिक कंपाउंड पे या नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स पे या एलिफेटिक पे? एरोमेटिक। इसको बोलेंगे एरोमेटिक बायमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक बायमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, दैट इज, इसको बोलेंगे हम लोग, अरे भाई याद रखिएगा, SnAr2, या कभी कभी लिख देता है ArSn2। तो बताइए AR जैसे टर्म दे देगा SN2 में तो समझ आना एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। तो बताइए एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज द एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक बायमॉलिक्यूलर प्रोसीड इन द 2 स्टेप्स while the normal SN2 reaction proceeds in 1 step। दोनों में डिफरेंस आ गया कि नहीं प्राप्ति? देखिए आपको क्या बोला कि एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायमॉलिक्यूलर प्रोसीड्स इन द 2 steps through the formation of carbonyl intermediate, while the normal SN2 reaction proceeds in the 1 step without forming any intermediate। Is it clear? प्राप्ति बताइए, नवनील सर बताइए। हम लोग NO2 लगा के उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करके टेम्परेचर कम कर रहे हैं, बट फिनॉल बनाने के लिए लास्ट में NO2 हटाना भी पड़ेगा ना। NO2 को रिप्लेस नहीं करेंगे, वो आपका पिक्रिक एसिड बोलते हैं, वो उसी के थ्रू बनाते हैं हम लोग। तो NO2 नहीं हटा सकते? नहीं, NO2 को आपको क्या करेंगे, फिर अमोनिया में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर डाइज़ोटाइजेशन करेंगे, फिर डीएमिनेशन करेंगे, सब बताएंगे आपको। चलिए आप ये बताइए प्रोसेस समझ में आई कि नहीं? अरे जल्दी बताओ ना, प्रोसेस समझ में आई कि नहीं? सस्ता बताइए ना, प्राप्ति बताइए ना, प्रोसेस समझ में आई? हाँ सर। SN2 एरोमेटिक। हाँ Yes, सर। sir. यस सर। अब देखो अगर मैं आपको बोलूंगा, देखिएगा अगर आपके पास फ्लोरो, देखो फ्लोरोनाइट्रो कंपाउंड सही है, पारा फ्लोरो, यहाँ पे लिया मैंने पारा क्लोरो, और यहाँ पे मैंने लिया, देखो यहाँ पे
पारा ब्रोमो और यहाँ पे लिया मैंने पारा आयोडो। आप लोग इसमें बताए ना कि इस तीनों में रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर S माइनस। अल्टीमेटली हम लोग देखना है यहाँ पे एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायोमॉलिक्यूलर का रिएक्टिविटी मैं पूछ रहा हूँ आपसे, किस में ज्यादा रिएक्टिव होगा, कौन ज्यादा होगा? 4 4 greater than 3 greater than 2। बताओ आप लोग, प्राप्ति बताइए, सस्ता बताइए, कौन ज्यादा होगा? सब एनसीईआरटी में दिया, सब नीट में भी पूछा हुआ है, जेईई में भी पूछा हुआ है, रिएक्शन सब कंपैरिजन। बताइए किस में करोगे आप? सब में मैंने एक न्यूक्लियोफाइल लिया, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय मॉलिक्यूलर दिखा रहा हूँ, तो आउट ऑफ द 4 हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ द नाइट्रोबेंजीन कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा? 4 4 3 2 1। नवनील बताइए। 4 3 2 1। बताइए 4 3 2 1 होगा? चेक करो आप लोग। हाँ सर। सबसे ज्यादा तो वहां पे 1, यहाँ पे थोड़ा स्टोरी डिफरेंट होता है, सुनो बढ़िया से, देखिए क्यों होगा। नॉर्मल अगर अल्काइल लेंगे, जब SN2 मैकेनिज्म दिखाएंगे तो ज्यादा होता है आपका अल्काइल आयोडाइड, नो डाउट, लेकिन जब एरोमेटिक पे जाएंगे तो फ्लोरोबेंजीन ज्यादा रिएक्टिव होता है। SN2 से एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक बायोमॉलिक्यूलर का कोई भी फीचर्स मैच नहीं करता है, कंप्लीटली डिफरेंट होता है यहाँ पे। इसमें इंटरमीडिएट क्या होगा? मैंने लिखना भूल, लिख देता हूँ यहाँ पे। इंटरमीडिएट क्या होगा बताइए इसमें? अरे आपको कन्वर्शन नहीं, आपको रिएक्शन दे देगा, बोलेगा इस इंटरमीडिएट का कार्बन बताओ कि इंटरमीडिएट कौन कौन सा रिएक्शन में आपका इंटरमीडिएट कार्बन आयन होगा। तो याद रखना एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में। अब बताओ, रीजन बता दूं ये समझ में आ गया? बताइए इसका रीजन बता दो, ये समझ में आ गया ये ऑर्डर? सर बता दीजिए। देखिए आप एक काम करते, देखिएगा आप एक काम कीजिए कि अगर मेरे पास यहाँ पे एक फ्लोरोबेंजीन है, देखना यहाँ पे, ऐसा करता हूँ, देखना यहाँ पे फ्लोरोबेंजीन है आपके पास, देखना यहाँ पे मैंने फ्लोरीन लाया और यहाँ पे मैंने आयोडीन लाया या क्लोरीन लाया। खुद से बताना आप लोग। कार्बन फ्लोरीन या कार्बन क्लोरीन के बॉन्ड में ज्यादा पोलरिटी किस में आएगा? ज्यादा पोलरिटी मींस इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा कहाँ पे क्रिएट होगा? क्लोरीन। कार्बन क्लोरीन। देखिए अब इस पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेल माइनस आएगा, यहाँ पे क्या होगा डेल प्लस, यहाँ भी डेल माइनस होगा, यहाँ भी क्या होगा बताइए डेल प्लस। डायपोलमेंट का डायरेक्शन क्या होता है? तो ये डायरेक्शन होता है डायपोलमेंट का। खुद से सोचो। न्यूक्लियोफाइल जो होता है, न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करता है वो क्या होता है? स्लो स्टेप या फास्ट स्टेप? स्लो स्टेप। स्लो स्टेप। तो रेट तो वही डिसाइड करेगा आपको। स्लो स्टेप ही तो रेट डिसाइड करेगा आपका किस रेट से होगा रिएक्शन। यस देखो सर। मैंने करवाया, अब यहाँ से मैंने दिया, देखो ये R1 मैंने स्टार्ट किया, यहाँ पे R2 किया, ऐसा देखा गया यहाँ पे कि R1 ग्रेटर देन R2। खुद से सोचो, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज मैं इस कार्बन पे क्रिएट करूंगा, इस कार्बन पे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज लाऊंगा, रेट ऑफ रिएक्शन उतना फास्ट होगा कि नहीं? यस सर।
आप कार्बन और क्लोरीन का जो बॉन्ड तोड़ोगे, कार्बन क्लोरीन का जो बॉन्ड आप तोड़ रहे हैं, कार्बन क्लोरीन का जो भी बॉन्ड तोड़ रहे हैं, वो कहाँ पे तोड़ रहे हैं? फर्स्ट स्टेप में, स्लो स्टेप में? देखिए तो आप, ये जो कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड तोड़ रहे हैं बेटा, वो कहाँ तोड़ रहे हैं? फर्स्ट स्टेप में। फर्स्ट तो जब हम लोग कार्बन क्लोरीन या कार्बन फ्लोरीन का या कार्बन ब्रोमीन का या कार्बन आयोडीन का बॉन्ड को फर्स्ट स्टेप में तोड़ोगे, तो रेट पे कोई इफेक्ट उस बॉन्ड से, बॉन्ड एनर्जी पे डिफरेंस से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट स्टेप कभी काइनेटिक्स डिसाइड ही नहीं करता। तो कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड तोड़ो या कार्बन फ्लोरीन का बॉन्ड तोड़ो, वो बॉन्ड का जो फ्यूजन होगा वो तो आरडीएस में आपका इन्वॉल्व ही नहीं, वो तो फर्स्ट स्टेप में इन्वॉल्व हो रहा है। इसका मतलब काइनेटिक्स कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा वहां से। तो काइनेटिक्स में किससे इफेक्ट होगा? तो व्हाट अमाउंट ऑफ चार्ज यू आर developing on this carbon. If you are introducing the more amount of charge on that carbon, the definitely nucleophile attack on that carbon more faster. The rate of reaction will be faster. आई बात समझ में? yes तो आपको अगर बोलेगा क्लोरोब्रोमो कोई भी हेलोजन डेरिवेटिव अगर लेगा आपका बेंजीन रिंग, आप बोलेगा which one ring will react with the aromatic nucleophile bimolecular faster, तो किस में लेंगे? फ्लोरो, क्लोरोब्रोमो, आयोडो में किस में लेंगे? क्लोरो फ्लोरो। सर ये वाला पॉइंट एक बार लिख दीजिए कि क्यों ठीक, दो बारी कौन सा पार्ट? मतलब समझ में आ गया पर वो एक बार लिख दीजिए वो रीजन रीजन लिख देता हूँ, देखिए। देखिए, more electronegativity of fluorine sp2 carbon of benzene has, कौन सा कार्बन लिया? sp2 कार्बन या sp3 कार्बन? sp2 किसका मोल मैग्नीट्यूड ऑफ किसका? पार्शियल बॉन्ड पॉजिटिव। ओके तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का मोर मैग्नीट्यूड होगा वहां पे, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? फास्ट होगा, स्लो? फास्ट आप बताइए। तो आपका जब हम लोग एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सबसे देखेंगे, तो सबसे ज्यादा किस में देखेंगे? क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आयोडो कर लेंगे तो फ्लोरो फ्लोरो। प्राप्ति आई बात समझ में? सस्टाई बात समझ में? ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का प्रोसेस। Yes, sir. अब देखिएगा, सब एनसीईआरटी में दिया है, सब मैंने बता दिया देवदत्ता, देखिए एनसीईआरटी में दिया होगा ये सब। अब देखो, अब लिखो एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही लिखेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन थ्रू बेंजाइन मैकेनिज्म। किसके थ्रू जा रहे हैं हम लोग पढ़ने? अब देखो, अभी तक जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैंने एरोमेटिक रिंग पे देखा, वो किसके थ्रू देखा? कार्बोनाइन इंटरमीडिएट के थ्रू। आप जो देखने जा रहे हो वो किसके थ्रू देखने जा रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसके थ्रू देखने जा रहे हैं बताइए? बेंजाइन बेंजाइन मैकेनिज्म। बेंजाइन, ये नीट में भी पूछा है, 2018 में भी क्वेश्चन आया था इससे नीट में, तो नीट में भी पूछा हुआ, जेईई मेन में पूछा था। बेंजाइन मैकेनिज्म के थ्रू जा रहे हैं, तो देखो बेंजाइन मैकेनिज्म होता क्या है, सुनो, सुनना है इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखो देखो, ये क्लोरोबेंजीन लिया आपने, क्लोरोबेंजीन को ट्रीट करेंगे लो सोडामाइड से, तो आपको NaNH2 दे देगा,
ये पोटेशियम एमाइड दे देगा आपको। ये किस में होना चाहिए प्राप्ति? तो ये होना चाहिए लिक्विड अमोनिया में। किस में होना चाहिए बताइए? लिक्विड अमोनिया में। ये कन्वर्ट कर देगा आपको एनिलीन में। किस में कन्वर्ट कर देगा ये बताइए? एनिलीन में। दिस इज द बेस्ट मेथड ऑफ कन्वर्शन ऑफ द क्लोरोबेंजीन इनटू द एनिलीन। क्लोरोबेंजीन को अगर एनिलीन में कन्वर्ट करेंगे तो दिस वन इज द मेथड्स, बेंजाइन मैकेनिज्म। तो बताइए क्या हो रहा है? सब्स्टिट्यूशन हो रहा है कि एलिमिनेशन हो रहा है? प्रोसेस देखो, सब्स्टिट्यूशन है कि एलिमिनेशन है? ये कौन सा सब्स्टिट्यूशन मैंने लिख दिया यहाँ पे बताइएगा? सेम। साइन सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं उसको। देखो तो क्लोरोबेंजीन पे जैसे ही आपको क्लोरो या ब्रोमो किसी पे भी अगर एमाइड दे देगा, ये सोडामाइड दे देगा आपको, NNS2 दे देगा, या पोटेशियम का एमाइड, पोटेशियम एमाइड दे देगा, तो आप क्या बना दोगे वहां पे? अरे प्राप्ति क्या बताएंगे वहां पे? मैकेनिज्म दिखाऊंगा, देखिए कैसे दिखाऊंगा मैकेनिज्म। लिखिए मैकेनिज्म आप लोग। देखना क्लोरोबेंजीन के ऑर्थो पोजीशन से हम लोग चेक करेंगे। देखो क्लोरोबेंजीन के ऑर्थो पोजीशन से हम लोग हाइड्रोजन हटाएंगे। कहाँ से हटाएंगे बताइए? ऑर्थो पोजीशन से। तो ऑर्थो पोजीशन से क्या होगा? NH2 माइनस को चाहिए प्रोटॉन, स्ट्रॉन्गर बेस होता है ये। क्या होता है ये बताइए? स्ट्रॉन्गर बेस या पुअर बेस? स्ट्रॉन्गर बेस होता है। तो बताइए स्ट्रॉन्गर बेस को चाहिए प्रोटॉन, तो प्रोटॉन वो कौन सा प्रोटॉन ट्रैप करेगा? एसिडिक हाइड्रोजन, मोर एसिडिक ये जो एसिडिक हाइड्रोजन होगा उसको ट्रैप करेगा कि लेस एसिडिक हाइड्रोजन को ट्रैप करेगा? मोर एसिडिक। मोर एसिडिक। आप बोलोगे कि देखो एक सिंपल मैं बता रहा हूँ आपको, कहीं पे लिख देता हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख देता हूँ आपको कि अगर आपके पास बेंजीन है, यहाँ पे क्लोरीन दिए, ये हाइड्रोजन लिए, ये हाइड्रोजन लिए, और ये हाइड्रोजन होगा। लेट कर लो कि इसको ए लिया मैंने, इसको बी लिया। अब खुद से देखो क्लोरीन का इंडक्टिव इफेक्ट मैं देखूंगा। क्लोरीन इंडक्टिव इफेक्ट होता है ये। क्लोरीन इंडक्टिव इफेक्ट के चलते इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इसका पुल करेगा, इसका भी इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा। अब खुद से देखना सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसका पुल करेगा? कौन सा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का? ए का या बी का? एक। ए का। आप खुद से बताइए माइनस आई इफेक्ट अगर लेंगे, इसका माइनस आई इफेक्ट हम लोग क्या लेंगे? ये क्लोरीन का क्या लेंगे हम लोग बताइए? माइनस आई इफेक्ट। तो माइनस आई इफेक्ट वो एग्जर्ट करेगा सबसे ज्यादा कौन सा हाइड्रोजन पे? अपने पास जो उसके पास तो हाइड्रोजन नहीं है, पारा हाइड्रोजन के पास एग्जर्ट करेगा। मेटा के पास, किसके पास? ऑर्थो। ऑर्थो पे। तो बताइए एच एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एच जो होगा वो HB से ज्यादा होगा कि नहीं यस कंपेयर टू HC? इसीलिए बेंजाइन मैकेनिज्म जब भी जाएंगे तो आप कौन सा हाइड्रोजन ट्रैप करेंगे? क्लोरीन के साथ ऑर्थो पोजीशन पे हाइड्रोजन होगा उसको ट्रैप करोगे, या मेटा पोजीशन पे हाइड्रोजन, या पारा पोजीशन पे? बताइए। ऑर्थो। ऑर्थो। तो आपको ये बात समझ में आ गया ना कि whenever you have to show the benzene mechanism you have to trap the hydrogen from the ortho position। मैं सर उसको हलाइड ग्रुप, सर हलाइड ग्रुप के लिए मेसोमेरिक इफेक्ट डोमिनेटिंग होता है या इंडक्टिव? माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट सब बता चुके हैं। माइनस आई इफेक्ट होता है उसका, देखिए सब बता चुके हैं उसको, देखिएगा अभी, देखिए अभी पहले इस पे ही है, फिर से बता दूंगा देखिएगा। अब यहाँ से क्या होगा कि आपका यहाँ पे जैसे छोड़ेगा ये निगेटिव आएगा। अब बेटा यहाँ पे क्लोरीन आएगा कि नहीं? अब ये क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो देखो क्या बनेगा आपका, ये बन जाएगा आपका बेंजाइन। क्या बनाइए बताइए आप लोग? बेंजाइन। देखो बेंजाइन बन गया आपका। आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे देखो आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसमें ऐसा हटा देता हूँ, रुक लो एक मिनट रुको। आप ऐसे भी लिख सकते हो यहाँ पे कि ये रिंग का डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन प्लॉट को कुछ नहीं होता ये। इसी को क्या बोलते हैं आप लोग?
बेंजाइन, तो बेंजाइन जो होता है उसमें एबनॉर्मल पाई बॉन्ड्स होता है, मैं बता देता हूँ। अभी तक जो स्टेप लिए वो क्या दिखा रहा है, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन? अभी तक का जो स्टेप है वो, एलिमिनेशन। अभी तक का स्टेप दिखा है एलिमिनेशन। अभी रुकिए, अभी दूसरा दिखा रहा हूँ, देखोगे। ये क्या लिया मैंने, बताइए? स्टेप 1 लिया। स्टेप 1 में आपने एलिमिनेशन करवाया। देखो प्राप्ति, एक चीज बता रहा हूँ, देखो, देखिएगा, नोट्स करके मैं बता रहा हूँ, ये नोट्स करके बता रहा हूँ, देखना है, ये देखिएगा आपको क्या बता रहा हूँ। ये क्लोरीन था, ये हाइड्रोजन था। जैसे ये बॉन्ड को तोड़ोगे, ये बॉन्ड जाएगा, तो आपको क्या लग रहा है? आपको देखो तो, यहाँ पे एक ऑर्बिटल होगा sp, और यहाँ पे एक ऑर्बिटल होगा sp। आप देखो यहाँ से खुद से कि आपने यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके चला गया था। देखो आप यहाँ से क्या किए, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो यहाँ पे हाइड्रोजन देने के बाद यहाँ पे निगेटिव आएगा, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके चला गया तो ये पॉजिटिव आएगा। कुछ ऐसा आएगा, बताइएगा आप लोग, कुछ ऐसा आएगा, बताइए आप लोग। यस सर। निगेटिव है। तो आप खुद से बताइए कौन सा ऑर्बिटल है, तो ये sp2 ऑर्बिटल है, और ये क्या था बताइए, sp2 ऑर्बिटल है। आपके पास क्या, सुनो, प्लेन पे रिएक्शन हो रहा है। क्या किया, कार्बन हाइड्रोजन का जो sp2 था उसको आपने तोड़ दिया, तो sp2 हाइड्रोजन जैसे वहां से आपने ट्रैप कर लिया, तो वो sp2 में एक पेयर इलेक्ट्रॉन चला गया, तो नेगेटिव चार्ज आ गया वहां से। इधर से आपने क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेके पेयर लेके चला गया वहां से बॉन्ड से, तो वहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो वो sp2 क्या होगा, बैकएंड हो गया। तो देखो, एक ये बैकएंड sp2 है, ये फील्ड sp2 है, तो दोनों में क्या होगा, लैटरल ओवरलैपिंग बहुत साइडवेज होगा, लेकिन एक ही लोब का इंटरेक्शन हो रहा है, तो एबनॉर्मल पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा कि नहीं यहाँ पे? सर एक और बार ये वाला लास्ट वाला। देखिए फिर से बता रहा हूँ, देखिए यहाँ से मैं बना दिया यहाँ पे ये, तो बताइए एबनॉर्मल पाई बॉन्ड या नॉर्मल पाई बॉन्ड, बताइए? एबनॉर्मल। एबनॉर्मल पाई बॉन्ड। आप क्यों बोलेंगे एबनॉर्मल पाई बॉन्ड? बिकॉज यू आर नॉट शोइंग द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड थ्रू द टू लोब इंटरेक्शन। अरे पढ़े होंगे 11th में, दो लोब के इंटरेक्शन से हमेशा पाई बॉन्ड बनता है, नॉर्मल बनता है कि नहीं? यस सर। आप बताइए, दो लोब का इंटरेक्शन के लिए पाई बॉन्ड चाहिए, पाई बॉन्ड हमेशा बनता है प्लेन के परपेंडिकुलर, प्लेन पे कभी पाई बॉन्ड नहीं बनता, याद करो आप लोग। हाँ सर। ये पाई डबल। बॉन्ड कहाँ पे बना रहे हैं हम, मॉलिक्यूलर प्लेन पे बना रहे हैं, तो मॉलिक्यूलर प्लेन पे पाई बॉन्ड बनाएंगे तो एबनॉर्मल पाई बॉन्ड से होगा कि नहीं वो? यस सर। हाँ सर। पाई बॉन्ड बनाते हैं आप दो लोब के इंटरेक्शन से, यहाँ से हम लोग बना रहे हैं एक लोब के इंटरेक्शन से। हाइब्रिड ऑर्बिटल कभी पाई बॉन्ड नहीं बनाता, लेकिन आप हाइब्रिड ऑर्बिटल के थ्रू पाई बॉन्ड बना रहे हो, तो ये तो अनस्टेबल इंटरमीडिएट होगा कि नहीं, है एबनॉर्मल कंडीशन दे रहे हैं कि नहीं आप? हाँ सर। तो आप बताइएगा, तो बेंजाइन मैकेनिज्म में जो ट्रिपल बॉन्ड दिखाते हो, रिंग के बाहर जो एक एडिशनल पाई बॉन्ड दिखाते हो, एडिशनल पाई बॉन्ड किसका ओवरलैपिंग से बना है, sp2 कार्बन का ओवरलैपिंग से। यू आर शोइंग द एबनॉर्मल पाई बॉन्ड, तो क्या करेगा ये इंटरमीडिएट आपका, स्टेबल होगा? नहीं, अनस्टेबल होता है ये। सर एक लोग का इंटरेक्शन कैसे, दो ही तो है। नहीं नहीं, दो लोग क्या है, एक लोग इधर से एक लोग, तो वन लोग दे रहे हैं ना, उसी को वन लोग इंटरेक्शन बोलते हैं हम लोग, वन लोग। ओके। तो बताइए प्राप्ति, एबनॉर्मल पाई बॉन्ड है कि नॉर्मल पाई बॉन्ड से, बताइए आप लोग? Abnormal pi bond. ओके, तो ये एरोमेटिक इंटरमीडिएट होगा कि नॉन एरोमेटिक रिंग होगा, बताइए? एरोमेटिक। एरोमेटिक Aromatic ring. इंटरमीडिएट। देखिए, हाई एरोमेटिक इंटरमीडिएट, लेकिन फिर भी अनस्टेबल है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एबनॉर्मल पाई बॉन्ड। तो अगर आपसे पूछेगा कि बेंजाइन कंटेन द पाई बॉन्ड, एडिशनल पाई बॉन्ड दैट इन द प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल या परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल? ऑन प्लेन। ऑन द प्लेन ऑफ प्लेन पे, तो ये नॉर्मल पाई बॉन्ड या एबनॉर्मल पाई बॉन्ड? एबनॉर्मल पाई बॉन्ड दैट मेक द बेंजाइन एबनॉर्मल। मोर रिएक्टिव। अगर इसको छोड़ दोगे तो कपलिंग कर लेगा, अगर नहीं कुछ करोगे तो कपलिंग कर लेगा। ये क्या कर लेगा बताइए, कपलिंग कर लेगा। अब देखो क्या लिखा रहा हूँ आपको, आप जा रहे हो आपको स्टेप 2 होगा तो क्या होगा, इस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। कौन अटैक करता है इस पर, बताइए? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल था, कौन न्यूक्लियोफाइल आपके पास, NH2-। तो देखो, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, देखना कैसे, ये NH2- इस पे अटैक करेगा, और ये पाई बॉन्ड से इधर जाएगा,
तो बताइए इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, इस पे जैसे पाई बॉन्ड इधर लिए तो निगेटिव। अब इसको क्या करेगा देखना, अमोनिया जो होता है सॉल्वेंट जो लिए वो क्या करेगा, इसको प्रोटोनेट करेगा क्योंकि स्ट्रॉन्गर कंजुगेट बेस है वो। और जैसे ये प्रोटोनेट करेगा तो आपका क्या हो जाएगा बताइए, एनिलीन में कन्वर्ट हो जाएगा कि नहीं है, और क्या रिमूव हो जाएगा, चेक कीजिए आप लोग, NH2 माइनस फिर से रिमूव हो गया। अल्टीमेटली देखो NH2 माइनस का काम क्या था, पहले प्रोटॉन ट्रैप करना टू फॉर्म द बेंजाइन, और फिर NH2 माइनस आपका रिजेनरेट हो गया। हो रहा है कि नहीं बताइए आप लोग। तो ये जो स्टेप लोगे इस स्टेप को क्या बोलते हैं हम लोग, एडिशन या एलिमिनेशन, एडिशन। एडिशन। अब दोनों को कंबाइन कर दो तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, एडिशन एलिमिनेशन हो जाएगा कि नहीं है। हाँ सर। दोनों को अगर कंबाइन कर देंगे तो एलिमिनेशन एडिशन, तो देखो एलिमिनेशन के फिर एडिशन के तो अल्टीमेटली क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन हो गया कि नहीं बताइए। दिस पाथवे इज नॉन एज, क्या बोलते हैं बताइए आप लोग, एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन या एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। और साइन सब्स्टिट्यूशन, तो बताइएगा आप लोग, या दिस पाथवे इज कॉल्ड एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन और साइन सब्स्टिट्यूशन। तो जैसे एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन देगा आपको ऑप्शन दे देगा व्हिच वन एग्जांपल ऑफ एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। तो जैसे आप क्लोरोबेंजीन पे सोडामाइड का रिएक्शन देखोगे तो एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन बोल दोगे आप लोग, यस सर। एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन। देखो मैंने बेंजाइन मैकेनिज्म पढ़ाया आपको, बेंजाइन का फॉर्मेशन पढ़ाया मैंने आपको, कंडीशन पहले ही बोल दिया, क्या कंडीशन आपको बोला, तो कंडीशन बोले बेटा आप ये याद रखो, ये याद रहेगा ना, अपने आप समझ में जाएगा कौन सा मैकेनिज्म होगा। अगर ये रीजेंट आप याद रखोगे तो अपने आप बोल दोगे क्या मैकेनिज्म होगा बेंजाइन का। तो मैकेनिज्म क्लियर है, और को बताइए मैकेनिज्म क्लियर हुआ यहाँ तक यस सर। ना। अब देखो मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ, क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा देखो, नीट में क्या पूछा था सब बता दूंगा आपको। एक क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा देखना, वन क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ कि अगर आपके पास देखो मेथाइल ग्रुप है और के पास आपका क्लोरीन है, अगर सोडामाइड इन द लिक्विड अमोनिया लेंगे तो व्हाट शुड बी योर प्रोडक्ट, पी क्या होगा बताइए। इसमें मेजर माइनर नहीं होता है कि प्रोडक्ट आता, मेजर माइनर नहीं होता इसमें, बताइए आप लोग। टॉल्यूनामाइड। एक ये बताइए, दूसरा क्या बताइएगा, तो दूसरा आपका क्वेश्चन नहीं है तो ये देखिएगा, दिस वन here they are taking the methoxy group, here is your chlorine, so what should be your product, P बताइएगा। 3 मैं ले रहा हूँ, थ्री है आपका, यहाँ पे मेथॉक्सी लिया मैंने, यहाँ पे क्लोरीन लिया, अब बताइए क्या होगा प्रोडक्ट। बताइए प्रोडक्ट क्या होगा। फर्स्ट जो दिया उसमें बताइए कहाँ पे आएगा आपका NH2 ग्रुप, क्लोरीन। क्लोरीन पे नहीं आएगा, उसके ऑर्थो पोजीशन पे आएगा। तब बताइए ऑर्थो नहीं, और क्लोरीन के रिस्पेक्ट में क्या क्लोरीन पे आएंगे, लेकिन क्या बताएगा पारा एम, बताइए क्या होगा वो,
पारा एनिसाइडिन बना देगा या मेटा एनिसाइडिन बना देगा वो? पारा एनिसाइडिन। सेकेंड में अगर जाएंगे तो क्या बनेगा? पारा एनिसॉल से ये तो वहाँ पे टोल्यूडीन हो जाएगा, वो आपका टोलिन, ये एनिसाइडिन ये होगा आपका 2 में आ जाएगा। तो वो क्लोरीन के रिस्पेक्ट में आप NH2 माइनस लेंगे तो पारा पे जाएगा कि और तो या मेटा पे आएगा बताइए? पारा पे। 3 में जाएंगे तो कहाँ पे आएगा? और मेटा ऑर्थो पारा, इसका 2 पोजीशन है। मेटा पे तो है ये, ऑर्थो और पारा पे लाएंगे तो कहाँ पे जाएगा? ये किस पे जाएगा? ऑर्थो पारा मेटा किस पे जाएगा थर्ड में? ऑर्थो। ऑर्थो। आप एक काम करेंगे, 2 में आप क्या ला रहे हो? 2 में मैं बता रहा हूँ 2 क्या होगा, देखिएगा पी क्या होगा ये बता रहा हूँ आपको मैं, देखिएगा। मेथाइल ग्रुप लिए, इसमें पी क्या होगा सुनिएगा, पी में बता रहा हूँ, पी हो जाएगा ये। क्लोरीन था कहाँ पे? पारा पे, लेकिन NH2 कहाँ आ गया? और मेटा पे। सुनिएगा, इस पे अगर जाओगे तो इसका पी क्या होगा सुनना। इसका मैंने लिया पारा पे, इसका सुनना क्या होगा आपका। अगर ये मेथॉक्सी लिया आपने तो डेफिनेटली ये क्या हो जाएगा बताइए? NH2 ये होगा। बताइए मैकेनिज्म का बता दूं कैसे लेते हैं हम लोग, कंसीडर करते हैं। हाँ ये देखो, ये अरीबा देखिएगा, देवदत्ता सुनिएगा, ये आपको ये पेपर कहाँ क्वेश्चन मिलेगा? तो ये पूछा था नीट 2018 में, यही पूछा था। जेई का तो क्वेश्चन का अभी तो सीबीटी टेस्ट होता है, इसलिए उतना रिकॉर्ड तो नहीं रहता, लेकिन पेपर देखेंगे बता देंगे, वहां भी ये सब पूछता है जनरली, नीट में भी और जेई मेन में भी। वेबजी में पूछता है, वेबजी में तो खूब पूछता है ऐसे क्वेश्चन। अब ये बताइए तो क्या करेंगे? 3 क्वेश्चन मैंने दिया, तीनों क्वेश्चन को मैकेनिक के थ्रू बता दो क्यों प्रोडक्ट मैंने लिया वो। सर। मेजर माइनर नहीं होता, नेवर यू हैव टू राइट द मेजर एंड माइनर, नेवर कभी नहीं बोलेगा, एक्सक्लूसिवली आपका एक ही प्रोडक्ट मिलता है यहाँ पे, मेजर माइनर का कोई कंसेप्ट ही नहीं होता है यहाँ पे। तो क्या करें बताइए आप लोग, प्राप्ति बताइए, देवदत्ता बताइए, 1 2 3 तीनों का मैकेनिज्म के थ्रू बता दूं आपको क्यों लिया ये। हाँ सर बताइए। देखिए, तो मैं पहले अब सॉल्यूशन ले रहा हूँ, और सॉल्यूशन पहले क्वेश्चन 1 का ले रहा हूँ। तो क्वेश्चन 1 में क्या था? तो आपने देखा होगा यहाँ पे, देखो ये CH3 ग्रुप होता है ये, और ये आपका क्लोरीन था, और ये हाइड्रोजन होगा। आप क्या करेंगे? NH2 माइनस लेंगे। आपका प्रोसेस ऐसे हमेशा वर्क करना कि इससे इसको ट्रैप कर लेना। ये इसका क्या काम है बताइए? हाइड्रोजन को ट्रैप करना। ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा, तो बेंजीन बन जाएगा कि नहीं, आप बताइएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंफ्यूजन? मैंने क्या बोला आपको? ऑर्थो पोजीशन से ही ट्रैप करना है, तो ऑर्थो पोजीशन से आपने ट्रैप कर लिया, बेंजीन बना दिया। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? सर पर क्लोरीन भी तो निकल रहा है ना, तो उधर से एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप। अरे एक तरफ से नेगेटिव चार्ज ला रहे हैं, एक तरफ से पॉजिटिव चार्ज है, तो ट्रिपल बॉन्ड बना देते, कहाँ से चार्ज आएगा? चार्जलेस हो जाएगा वो। अच्छा। देखिए ना मैकेनिज्म के थ्रू, देखिए वहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन दिए थे, देखिए ना यहाँ पे एक नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, बॉन्ड बना लेंगे तो कहाँ से चार्ज आ जाएगा आपका बताइए? कहीं नहीं से आएगा। हाँ देखिए, सर, वो चलिए बेंजाइम बॉन्ड। चलिए यहाँ तक आया समझ में आपको। अब ये आप लोग बताइएगा, इसको क्या बोलते हैं? कौन सा इफेक्ट दिखाता है बताइए आप लोग? ये कौन सा इफेक्ट दिखाता है? माइनस आई। ये दिखाता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, ये दिखाता है प्लस हाइपर कंजुगेशन। तो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट ही नहीं देखना, ये प्लस आई या माइनस आई दिखाता है बताइए? कौन सा इफेक्ट दिखाएगा, प्लस आई या माइनस आई? अरे बेटा बताओ, प्लस आई या माइनस आई? Yes, I. प्लस आई। तो प्लस आई देखेंगे तो उसी के थ्रू मैंने डिसाइड कर लिया। देखो प्लस आई जैसे जाएगा यहाँ पे, तो ये NH2 माइनस जो अटैक करेगा नेक्स्ट में, वो इधर अटैक करेगा, इससे हमेशा दूर भाग जाएगा।
आई समझ में? ये फिर से बता दूं? देखो क्या बताने जा रहा हूँ, सुनना। ये एम आ जाएगा आपका, और NH2 माइनस इस पे अटैक कर दिया। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, फिर इस पे क्या करेंगे आप लोग? मैंने बता दिया, इस पे क्या करोगे? प्रोटोनेशन कर दोगे। प्रोटोनेशन आप कर दो यहाँ से, इसको हटा दो, तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा ये। बताइए, ऑर्थो डेरिवेटिव या मेटा डेरिवेटिव्स या पैरा डेरिवेटिव्स? मेटा। मेटा डेरिवेटिव्स। देखिए वहां पे मेटा डेरिवेटिव मैंने लिखा था कि नहीं, चेक करो आप लोग। आप बोलोगे ऐसा क्यों लिए सर? तो सुनिए, आप एक काम करेंगे, आप ये बता दो, यहाँ पे मैं बता के लिखा देता हूँ, देखो ये लिख देता हूँ। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, इंडक्टिव से चेक करेंगे। रेजोनेंस का कोई रोल ही नहीं होता यहाँ पे, क्योंकि रिएक्शन आपका प्लेन पे हो रहा है। रिएक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर अगर होता तो रेजोनेंस का इफेक्ट लेते, लेकिन यहाँ पे रेजोनेंस का इफेक्ट आप नहीं लेंगे। वो लिख रहा हूँ, सारा कुछ इन्फॉर्मेशन लिख देता हूँ। आप ये बताइएगा, एमी लिए और ये ट्रिपल बॉन्ड से आपका, अगर आपने निगेटिव चार्ज एक बार इधर पॉइंट दिया, और निगेटिव चार्ज को अगर मेथाइल के से अगर दूर हटा दोगे, तो 1 और 2 में, बेटा आप लोग बताइए ये ग्रुप कौन सा इफेक्ट दिखाता है? प्लस आई या माइनस आई? प्लस है। प्लस आई। आप खुद से सोचिए, प्लस आई इफेक्ट क्या होता है? कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी को क्या करता है? डिक्रीज करता है। तो अगर मैं स्टेबिलिटी ऑर्डर का बात करूंगा तो 2-1 में कौन ज्यादा हो जाएगा बताइए? अरे माइनस आई प्लस आई से लो, प्लस आई जितना ज्यादा दोगे निगेटिव चार्ज उतना क्या हो जाएगा? लेस स्टेबल होगा कि हाँ। नहीं? अब प्लस आई क्या होता है? डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। तो मेथाइल का जो प्लस आई इफेक्ट होगा वो सबसे ज्यादा किस पे लगेगा? 1 और 2 में, 1 में लग जाएगा। तो वो सबसे लेस स्टेबल 1 होगा या 2 होगा बताइए? 1 हो। 1 होगा। अब बताइए, अगर NH2 को, सुनो फिर से, अगर NH2 को मैं पारा पोजीशन पर अटैक करते थे क्या बनता था? 1। NH2 को अगर मेटा पोजीशन पर अटैक करवाए थे क्या बना? 2। तो बताइए कौन सा रिजल्टेंट आपको ज्यादा स्टेबल कार्बोनाइन देगा? ये देगा आपका कार्बोनाइन। मेटा पे पोजीशन अटैक या पारा पोजीशन अटैक बताइएगा? मेटा। अब ये बात समझ में क्यों है मेटा पे? हाँ सर। तो इसको लिख देता हूँ, इसको क्या लिख देता हूँ, सुनो। सबसे पहले आप लोग लर्न क्या करना, सुनो। लर्न क्या करना सुनिएगा, देखिएगा। Inductive effect of the substituents. कोई भी सब्स्टिट्यूएंट लेंगे उसका सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट, participates in orientation orientation। देखो क्या लिखा मैंने? ओनली इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स पार्टिसिपेट इन द ओरिएंटेशन ऑफ NH2 माइनस। मीन्स NH2 माइनस किस पोजीशन पर अटैक करेगा? वो सब्स्टिट्यूएंट का सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट ही कंट्रोल करता है और कोई नहीं कंट्रोल करता है। रेजोनेंस का इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि रेजोनेंस का इफेक्ट देने के लिए आपको पाई बॉन्ड कहाँ पे बनाना पड़ेगा? अरे पाई बॉन्ड कहाँ बनाओगे? प्लेन के परपेंडिकुलर। ये प्लेन का, ये पाई बॉन्ड कहाँ पे? प्लेन पे। तो रेजोनेंस का प्लेन। कोई इफेक्ट होगा यहाँ पे पाई बॉन्ड को इन्वॉल्व कर पाएगा? नहीं, नो। क्योंकि ये पाई बॉन्ड प्लेन पे है। आप रेजोनेंस कहाँ दिखाते? प्लेन के परपेंडिकुलर। तो ये जो पाई बॉन्ड आपका नोवोनिल बनेंगे, ये पाई बॉन्ड अब रेजोनेंस का इफेक्ट पे कभी आएगा नहीं। तो रेजोनेंस का कोई इफेक्ट ही नहीं यहाँ पे हम लोग कंसिडर करेंगे। कोई भी सब्स्टिट्यूएंट रहेगा सिर्फ उसका इंडक्टिव इफेक्ट लेके ही हम लोग ओरिएंटेशन देखेंगे। यस सर। बताइए प्राप्ति आई बात समझ में? माइनस आई पे देखेंगे, ये इंडक्टिव पे देखेंगे, रेजोनेंस पे देखेंगे ओरिएंटेशन हम लोग। बताइए अरे बाबा, बताइए ओरिएंटेशन किस पे देखेंगे? इंडक्टिव पे या रेजोनेंस पे?
इंडक्टिव इंडक्टिव पे, रेजोनेंस पे कभी नहीं देखिएगा। रेजोनेंस पे देखिएगा तो हमेशा क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो नेवर यू हैव टू थिंक अबाउट द रेजोनेटिंग इफेक्ट ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स, always you have to think about the inductive effect of the substituent in the case of Benzene manganese. The Benzene manganese always depends on the inductive effect of the substituent या resonating effect. inductive और लिख दो उसका स्टेटमेंट, बताइए ये समझ में आ गया? ऐसा लिख दीजिए ना। For Benzene manganese orientation is controlled by, कौन करेगा बताइए? inductive substituents। चलो इसी पे वर्क करके हम लोग एक बता देते, देखना देखना क्या वर्क करेंगे। देखना क्या वर्क करेंगे, इसी पे देखिएगा। सब का सब देखो, एनसीईआरटी में सारा इन्फॉर्मेशन दिया, देखो क्या वर्क करेंगे, देखना सुनिएगा आप लोग। अब ये बताइए, बेंजाइन जब बनाओगे तो ये मेथॉक्सी ग्रुप क्या होगा आपका, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग या डोनेटिंग, बताइएगा, प्लस आई या माइनस आई? plus side तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले हम लोग सब्स्टिट्यूएंट को सेलेक्ट करो। सब्स्टिट्यूएंट सेलेक्ट करके चेक करेंगे उसमें वो क्या दिखा रहा है, प्लस आई या माइनस आई? minus तो मैंने minus देखा यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट। तो माइनस आई इफेक्ट जब भी देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन को क्या लेगा, टान लेगा अपने तरफ। तो जैसे इलेक्ट्रॉन को टान लेगा तो नेगेटिव चार्ज जितना उसके क्लोज लाएंगे उतना ज्यादा स्टेबल होगा कि नहीं वो? yes तो नेगेटिव चार्ज जितना क्लोजर आएंगे तो बताइए ये पोजीशन अगर नेगेटिव चार्ज आप बनाओगे कहीं पे तो आप प्रेफर करोगे कि नहीं ये पोजीशन, क्योंकि ज्यादा क्लोजर है ना। yes देखिए आपके पास दो ही ऑप्शन है नेगेटिव चार्ज लाने का, या तो इस कार्बन पे लाओगे या तो इस कार्बन पे लाओगे। तो आप कौन सा कार्बन पे प्रेफर करोगे नेगेटिव चार्ज? इस metal कार्बन पे, बिकॉज ये इसके क्या होगा बताइए, बहुत क्लोज है इससे। तो इसका मतलब वही है कि अगर आप इस पे सुनो, अगर इस पे आप क्या करेंगे, जैसे इस पे आप NH2 माइनस लोगे तो NH2 माइनस कहाँ पे अटैक करेगा, ऑर्थो एन पर, देखो कहाँ पे अटैक किया, पैरा पोजिशन पे या मेटा पोजिशन पे? metal मेटा पे। तब प्राप्ति आई बात समझ में, क्यों मेटा पोजिशन पे गया, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट आपका माइनस साइड इफेक्ट दिखा रहा है। तो आपका ये क्या हो जाएगा बताइए, ये आ जाएगा NH2, ऐसा हो जाएगा प्रोडक्ट। अब ये बताइए ये ग्रुप कौन सा दिखाएगा, ये ग्रुप दिखा रहा है प्लस आई। तो प्लस आई दिखाएगा तो हमेशा आप क्या करोगे, नेगेटिव चार्ज को उससे दूर रखना, आप ट्राई करना। सर जैसे NH2 मेटा पे लगेगा या पैरा? नहीं NH2 तो वहां पे क्या आ जाएगा बताइए, NH2 माइनस आपका न्यूक्लियोफाइल के थ्रू अटैक करेगा, तो इसी कारण पे अटैक करेगा ना बताइए, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ला रहे हैं तो उसी पे अटैक करेगा ना बताइए, इस पे अटैक करेगा ना, ये बताइए इस पे अटैक किया और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बना दिया आपको। अच्छा आप खुद से सोचो ये ग्रुप कौन सा इफेक्ट दे रहा है आपका, बताइए ये कौन सा इफेक्ट दे रहा है? plus side प्लस आई। तो प्लस आई इफेक्ट हो गया तो ये डोनर हो गया, एक्सेप्टर हो गया, तो डोनर हो गया ये। तो डोनर होगा तो नेगेटिव चार्ज को क्या करोगे, उसके क्लोज लाएंगे, उससे दूर रखोगे आप। दूर अगर कोई डोनर है तो यू हैव टू डेवलप द नेगेटिव चार्ज क्लोज टू दैट सब्स्टिट्यूएंट या अवे फ्रॉम दैट सब्स्टिट्यूएंट्स। अवे तब से अगर दूर उससे बनाओगे तो ऐसा कैसा होगा, दूर बनाएंगे तो क्या रिलेशन आएगा, देखो कैसे करोगे। NH2 माइनस सही है, ये इस कार्बन पे अटैक करेगा आपका, देखिए इस कार्बन पे अटैक करेगा ये, और यहाँ से ये भाग जाएगा। तो देखो दूर भागा किस उसी पोजीशन पे आया बताइए, दूर भाग गया वो।
तो आपका ट्राई क्या होना चाहिए, आपका ट्राई ये होना चाहिए कि अगर माइनस आई इफेक्ट होगा तो एज फार एज क्लोजर टू द सबस्टिट्यूएंट्स नेगेटिव चार्ज, इफ द प्लस आई इफेक्ट होगा एज फार एज पॉसिबल अवे फ्रॉम द सबस्टिट्यूएंट्स। क्लियर हुआ, बताइए आप लोग। यस सर। तो ओरिएंटेशन कौन दिखाएगा यहाँ पे, ओरिएंटेशन जो देख रहे हैं हम लोग NH2 का भी देख रहे हैं हम लोग पैरा पोजिशन पे, कभी देख रहे हैं मेटा पोजिशन पे विद रिस्पेक्ट टू दिस टू सबस्टिट्यूएंट्स, दैट डिसाइडेड बाय द इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ द सबस्टिट्यूएंट या रेजोनेटिंग इफेक्ट। इंडक्टिव क्योंकि रिएक्शन कहाँ पर, आप प्लेन पे। अब बेंजीन में रेजोनेंस कहाँ होता है, प्लेन के परपेंडिकुलर, तो प्लेन के परपेंडिकुलर का इफेक्ट यहाँ पे होगा ही नहीं कुछ। यस ये सर। अब ये याद रखिएगा। थर्ड जो क्वेश्चन था उसमें से आप चेक करो, थर्ड क्वेश्चन में प्राप्ति आप देखिएगा कि थर्ड क्वेश्चन क्या था, सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो। ये मेथॉक्सी लिया आपने और यहाँ से आपने क्लोरीन लिया, आपके पास कितना ऑर्थो पोजीशन है, ये दोनों दोनों ऑर्थो का हाइड्रोजन का बताइए। अगर ये ए लिया मैंने बी लिया, दोनों हाइड्रोजन क्या होगा, सेम है कि डिफरेंट है, चेक कीजिए आप लोग। डिफरेंट है कनेक्टिविटी। आप खुद से सोचो कि इसका ये माइनस आई इफेक्ट होगा, इसका भी माइनस आई इफेक्ट होगा, ये सब इलेक्ट्रॉन इससे भी पुल करेगा, देखो इससे पुल कर लिया इलेक्ट्रॉन, ये इससे भी पुल करेगा। बताइए ज्यादा किसका इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है, वो बी हाइड्रोजन के पास से या ए हाइड्रोजन के पास से, बी। बी। अब बताइए एसिडिक ऑर्डर अगर बात करेंगे तो किसका ज्यादा होगा, बी का ज्यादा होगा कि नहीं ए से। यस अब सर। बताइए NH2 माइनस जब बेस आएगा तो वो कौन सा हाइड्रोजन ट्रैप करेगा, ए या बी। 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 आई बात समझ में। तब देखो, तो जब ट्रैप करवाएंगे हम लोग बी, तो आपका मैकेनिज्म देखो क्या हो जाएगा, सुनो मैकेनिज्म आपको। ये लेंगे हम लोग मेथॉक्सी ग्रुप, दिस वन इज द क्लोरीन ग्रुप, तो नाउ यू हैव टू ट्रैप द विच वन हाइड्रोजन, जो ट्रैप है दोनों के बीच में, देखो दोनों में ट्रैप है जो, यहाँ से क्लोरीन निकाल दो, क्या बनेगा, बेंजाइन बन जाएगा आपका, बताइएगा। बेंजाइन बना। अब ये बताइए सब्स्टिट्यूशन क्या देगा, माइनस आई या प्लस आई। माइनस साइड दोनों ही। Yes, sir. माइनस आई देगा, तो आप बताइए अब जो NH2 माइनस अटैक करेगा तो वो कहाँ आएगा, उसके क्लोज आ लाएंगे कि उससे दूर भगाएंगे माइनस आई से, बताइए। NH2 माइनस जो लाएंगे आप, नेगेटिव चार्ज कहाँ क्लोज। पे लाएंगे आप, उसके क्लोज लाएंगे कि इससे दूर भगाओगे आप, क्लोज लाइन। क्लोज लाएंगे। तो क्लोज लाने के लिए आपको ये इस पे अटैक करना पड़ेगा और उसको इधर लेके जाना पड़ेगा। सर डायरेक्ट ऑर्थो पे भी तो कर सकते हाँ तो ऑर्थो पे डायरेक्ट अटैक कर दीजिए उसको। देखिए तो ये क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा बनेगा, बताइए आप लोग खुद से, बनेगा कि नहीं ये प्रोडक्ट। हैं। सर NH2 माइनस ऑर्थो पे भी तो घुस सकता है। ऑर्थो पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आप खुद से देखो, एक काम करो ना, मैं तो कितना बार बता चुका, देखिए देखिए यहाँ से देखिए, ये इसका माइनस साइड इफेक्ट के थ्रू बताइए, ये नेगेटिव चार्ज, इसका माइनस साइड इफेक्ट के थ्रू बताइए, ये नेगेटिव चार्ज, बताइए दोनों में कौन स्टेबल है। ओ हाँ, टू स्टेबल। नो, वन स्टेबल है। ओ मतलब कार्बोकैटायन है, एनायन। एनायन है ना, तो जितना क्लोजर रहेगा माइनस साइड इफेक्ट उतना ज्यादा स्टेबल होगा ना, बताइए आप लोग। हाँ सर। तब बताइए दोनों में स्टेबल कौन निकल के आएगा, अब वन बताइए। सर। तो वन आपको अगर चांस मिलेगा, वन एंड टू टाइप का, दो टाइप का बनेगा, एक वन टाइप का एक बार बनेगा, एक बार टू टाइप का बनेगा, तो आप किस पे वर्क करेंगे, वन टाइप का जिसमें बनेगा क्योंकि वो ज्यादा स्टेबिलिटी मिल रहा है उसको, क्योंकि देखो ये माइनस आई इफेक्ट के साथ उसके क्लोज है, तो माइनस आई इफेक्ट के साथ आप जितना क्लोज रखोगे नेगेटिव को उतना स्टेबिलिटी मिलेगा कि नहीं। हाँ सर। So to get the more stability of intermediate, definitely you have to take the कहाँ पे आप negative charge closer to the methoxy group. If your negative charge आप transfer करोगे close to the carbon of the methoxy group, then definitely your product should be the meta derivative या para derivative, ortho derivatives बताइए, meta मेटा। derivatives। आप बताइए, तो आप जितना भी रिएक्शन अभी मैंने बताया बंजान मैकेनिज्म का, ये किस पे बेस्ड है बताइए। ये सिंपली आपका दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट किसके अकॉर्डिंग करेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ द सबस्टिट्यूएंट या इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ऑफ द सबस्टिट्यूएंट, रेजोनेटिंग इफेक्ट बताइए। इंडक्टिव। इंडक्टिव। इंडक्टिव अगर जाएंगे, अगर दो टाइप का हाइड्रोजन मिलेगा और टू हाइड्रोजन, तो कौन सा हाइड्रोजन को ट्रैप करोगे, जो मोर एसिडिक होगा कि लेस एसिडिक हाइड्रोजन होगा।
more acidic. अगर दोनों ऑर्थो हाइड्रोजन अगर आइडेंटिकल होगा तो यू कैन ट्रैप द एनी वन हाइड्रोजन. If the two ortho hydrogen differ in the acidic strength, then definitely you have to trap the hydrogen that will be more acidic in nature. तो बताइए, आई बात समझ में? ये जो थर्ड मैंने क्वेश्चन दिया था उसका सॉल्यूशन बताइए. प्राप्ति बताइए, देवदत्ता बताओ बेटा, नवनील बताइए. क्लियर हुआ ये थर्ड का? Yes, sir. Yes, sir. तो आप हमेशा याद रखना है कि नेगेटिव चार्ज को हमेशा आप याद रखना, नेगेटिव चार्ज को डेवलप आप किधर करना है? Substituent की तरफ. If the substituent exerting minus I effect, I have to develop the negative charge always away from the substituent. If the substituent exerting plus I effect, माइंड सेट कर लो, ये बस यही तो होता. तो बताइए देवदत्ता, समझ में आ गया बेंजाइन मैकेनिज्म? क्या भाई? Yes, तो sir. देखो अभी तक जितना भी मैंने इंफॉर्मेशन दिया ना, सारा टाइप का आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो होता है आपका एल्वेल्केन्स एरोडेंस में, मैंने सारा इंफॉर्मेशन दे दिया आपको. बेंजाइन मैकेनिज्म पढ़ा दिया आपको, एरोमेटिक बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ा दिया मैंने आपको, SN1 पढ़ा दिया मैंने एलिफैटिक कार्बन पे, SN2 पढ़ा दिया मैंने एलिफैटिक कार्बन पे. कोई प्रॉब्लम नहीं होगा यहाँ पे? चलिए अब चले आगे हम लोग चैप्टर पे. अब देखो मैंने मैकेनिज्म का जितना भी पार्ट था एनसीईआरटी का ये पार्ट खत्म कर दिया. अब चैप्टर पे आएंगे, उससे पहले एक टर्म आपको मैं यूज कर रहा हूँ. उस टर्म को पढ़ाने के बाद सीधा चैप्टर पे चले जाएंगे, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स पे. तो टर्म आप लोग लिख के क्या होता है देखो. एक टर्म हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं, हम लोग सॉल्वोलाइसिस. क्या टर्म यूज करते हैं बेटा बताइए? सॉल्वोलाइसिस. सॉल्वोलाइसिस का क्या होता है बताइए? रिएक्शन in which the solvent molecule acts as nucleophile. अगर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल से अगर न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा तो क्या बोलेंगे उसको बताइए आप लोग? सॉल्वोलाइसिस. सॉल्वोलाइसिस. सॉल्वोलाइसिस हमेशा याद रखिएगा, सॉल्वोलाइसिस हमेशा फ्लो करता है ये, सॉल्वोलाइसिस हमेशा फॉलो करता है ये आपका SN2 मैकेनिज्म. अब बताइए SN2 मैकेनिज्म अगर सॉल्वोलाइसिस लेंगे तब बताइए बेंजाइलिक एलाइलिक पोजीशन पे क्या होगा, ज्यादा रिएक्टिव होगा कि नहीं? सर आप हमेशा याद रखिएगा बेंजाइन मैकेनिज्म में ये क्या फॉलो, ये सॉल्वोलाइसिस क्या फॉलो करता है बताइए आप लोग? फॉलो SN1 मैकेनिज्म. अब बताइए प्राप्ति, अगर SN1 मैकेनिज्म अगर फॉलो कर लिए सॉल्वोलाइसिस में, SN1 मैकेनिज्म अगर फॉलो किए, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल आपका वाटर का भी हो सकता है, अल्कोहल का भी हो सकता है, ईथर का भी हो सकता है, एसिटिक एसिड भी हो सकता है. यहाँ पे सॉल्वेंट आप क्या लेंगे? तो मैंने पहले बता दिया, सॉल्वेंट वाटर भी हो सकता है आपका, सॉल्वेंट अल्कोहल भी हो सकता है आपका, और सॉल्वेंट आपका कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो जाएगा. तो अगर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ही न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेगा तो आप उसको बोलेंगे सॉल्वोलाइसिस. ये कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करता है? तो आप याद रखिएगा SN1 मैकेनिज्म फॉलो करता है. तो SN1 मैकेनिज्म फॉलो में करेगा तो आप बताइए कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा? बताइए कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा? एलाइल और बेंजाइल. देखो देखिए अगर यहाँ पे मान लीजिए मैंने ROH ले लिया तो बताइए क्या हो जाएगा? सॉल्वोलाइसिस होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? उसको हटा के ये आ गया आपका, देखिए अल्कोहल. अल्कोहल. तो बताइए इथर बन गया, सर ईथर. इथर बन गया. तो बताइए, तो सॉल्वोलाइसिस में जब भी आपको बोलेंगे कि विच वन सबस्ट्रेट मोर रिएक्टिव टुवर्ड द सॉल्वोलाइसिस, तब सॉल्वोलाइसिस का टर्म हमेशा याद रखिएगा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ही वहां पे वर्क करता है न्यूक्लियोफाइल की तरह और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवा देता वहां पे. लेकिन कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करके बताइए? SN1 कर लेंगे सॉल्वोलाइसिस. न्यूक्लियोफाइल तो न्यूक्लियस लविंग, अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल नहीं होगा. तो न्यूक्लियोफाइल तो है ही आपका, अल्कोहल तो न्यूक्लियोफाइल है ही आपका, सबस्ट्रेट नहीं कर रहा है. बताइए सर ईथर क्यों हुआ? ईथर क्यों नहीं बनेगा? वो न्यूक्लियोफाइल होगा तो ये किसके थ्रू जाएगा? इसके थ्रू जाएगा ना आपका. देखिए हटाएगा तो क्यों नहीं हटेगा वहां पे बताइए? देखिए मैंने क्या बोला आपको, देखो आप एक मैकेनिज्म देखो क्या हो जाएगा.
पहले ब्रोमीन है तो ब्रोमीन पहले क्या होगा, ये आयनाइज हो जाएगा। आयनाइज होके क्या बनेगा, कार्बोकेटायन बनेगा कि नहीं आपका। यस सर। अब इस पे कौन अटैक करेगा, इस पे अटैक करेगा ROH, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करवाए आपका इस पे, तो बताइए क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल जैसे अटैक करेगा तो ये कुछ आएगा कि नहीं आपका। देखो कुछ अटैक करके ऐसा आएगा ये आपको, देखिएगा प्लस आएगा। अब यहाँ से प्रोटॉन निकाल दो तो अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो गया, ईथर में कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं, देखिए यस सर। इसी प्रोसेस को बोलते हैं सॉल्वोलाइसिस। तो सॉल्वोलाइसिस आई बात समझ में, कैसे करेंगे। हाँ सर। तो सॉल्वोलाइसिस क्या फॉलो करता है, SN1 या SN2 पथ, 1 SN1। So if the four substrate are given, अब बोलेगा which one substrate more reactive toward the solvolysis process, या can participate in the solvolysis more faster, तो किसको लेंगे, एलिलिक बेंजाइलिक सबको टिक करके नहीं निकल जाएंगे आप लोग SN1 में। यस सर। अब आइए हेलो एल्केन्स, सबसे पहले लिखो प्रिपरेशन, क्या पढ़ेंगे बताइए। हेलो एल्केन्स एक साथ पढ़ाएंगे, हेलोरिन्स एक साथ पढ़ाएंगे, तो लिखिए आप लोग हेलो एल्केन्स का प्रिपरेशन। आइए प्रिपरेशन मेथड में जाएंगे तो सबसे पहले हम लोग पढ़ाएंगे फ्रॉम अल्कोहल, किससे बनाएंगे बताइए आप लोग। फ्रॉम अल्कोहल। अब बताइए अल्कोहल से अगर अल्काइल हैलाइड लाएंगे तो किसके थ्रू लाएंगे, सब्स्टिट्यूशन के थ्रू या एलिमिनेशन के थ्रू। SN2 SN2 बस। SN2 तो देखिएगा कैसे होगा, सब बता रहा हूँ, देखिएगा कैसे होगा, पूरा प्रोसेस पहले बताने दीजिए। देखिए देखना सब पे लिख दूंगा। HX के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये अल्कोहल बनेगा, अब प्लस क्या बन जाएगा आपको बताइए, ये अल्काइल हैलाइड बनेगा और क्या रिमूव हो जाएगा वहां से, वाटर। HX क्या हो जाएगा, तो आपको पता है यहाँ पे HCl होगा आपका, HBr होगा और क्या होगा बताइए, HI। फिर सुनो, सर हाई टेम्परेचर पे होगा क्योंकि नहीं वो सब अभी कुछ नहीं बताएंगे, वो एक एक इन्फॉर्मेशन के थ्रू लाएंगे आपको सारी इन्फॉर्मेशन ओके तब बताएंगे। और देखिएगा फिर आपका क्या हो जाएगा कि अगर आपने रेड फास्फोरस प्लस X2 ले लिए, तो X2 क्या हो सकता है यहाँ पे, X2 हो सकता है ब्रोमीन या आयोडीन, क्या हो सकता है यहाँ पे, ब्रोमीन या आयोडीन। जैसे यूज करेंगे तो लिटरली एक्चुअली PX3 का है, फास्फोरस हैलाइड का रिएक्शन है ये, तो ये बना देता है आपका एल्काइल हैलाइड C बनाता है, अब प्लस बनता है आपका H3PO3। फिर सुनिए PCl5 के साथ रिएक्शन करवाएंगे, PCl3 के साथ, देखो क्या हो जाएगा, PCl5 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये बनेगा आपका एल्काइल क्लोराइड, प्लस बनेगा आपका HCl, प्लस बनेगा ये POCl3। फिर सुनो, अगर आपके पास और क्या होगा सुनिएगा, थायोनाइल क्लोराइड हम लोग यूज कर सकते हैं, क्या यूज कर सकते हैं बताइए आप लोग। देखो एसोसिएट। हाँ थायोनाइल क्लोराइड लिखना है यहाँ पे, तो थायोनाइल क्लोराइड आपका क्या होता है, तो थायोनाइल क्लोराइड से SO, क्या बोले क्या पढ़े होंगे आपने, SOCl2, Cl3 इसको बोलते हैं हम लोग थायोनाइल क्लोराइड। थायोनाइल क्लोराइड से बनाते हैं तो हम लोग क्या बनाते हैं बताइए, अल्काइल क्लोराइड बनता है आपका, एक बनेगा SO2 गैस जो भागेगा वहां से, और दूसरा बनेगा HCl गैस जो भागेगा यहाँ से, इसको बोलते हैं डार्जेंस मेथड, क्या बोलते हैं इसको बताइए। दिस वन इज द pyridine भी होगा। बेस्ट, डार्जेंस मेथड बोलते हैं हम लोग इसको, डार्जेंस। सर pyridine भी होगा।
नहीं पीरियड, अरे वो बताएंगे, अलग चीज होता है वो सब, ओके ना। अभी मैकेनिज्म बताएंगे, अपने आप समझ में आएगा, इसको पहले लर्न कर लीजिए, Darjan's methods. So this one is the best method of preparation of the alkyl chloride because we are getting the two gases product byproduct that are the escapable. ये भाग जाएगा वहां से, तो प्योर आपका क्या जाएगा बताइए, प्योर अल्काइल क्लोराइड आ जाएगा कि नहीं बताइए आप लोग। आपको बोलेगा प्योर अल्काइल क्लोराइड बनाना, तो आप किससे बनाएंगे? Darcy's method. This is बेस्ट मेथड प्रिपरेशन ऑफ किसका बताइए? प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल क्लोराइड, बिकॉज क्या हो जाएगा बताइए? बोथ गैसेस प्रोडक्ट्स आर एस्केपेबल या नॉट एस्केपेबल बताइए? Escapable. एस्केपेबल रहेगा तो क्या होगा, भाग जाएगा वहां से, तो आपका लीव कौन रहेगा? अल्काइल क्लोराइड। द अल्काइल क्लोराइड हियर विल बी द मोर प्योर। तो आपसे पूछेगा कि which one method, which one reagent used to prepare preparation of the pure alkyl chloride, तो आप क्या बोलोगे? thionyl chlorides। pyridine जो बोले ना, सबके बारे में मैं एक एक करके इन्फॉर्मेशन दूंगा, ये रिएक्शन पे तो आपका आज, तो इससे आगे भी रिएक्शन पढ़ाऊंगा आपका। तो पहले आप स्टार्ट करें, HX से स्टार्ट करें, और सबका मैकेनिज्म के थ्रू बताऊंगा सबका प्रोसेस। Yes. अभी प्रिपरेशन किस पे पढ़ रहे हैं हम लोग बताइए? HX. HX में मैं क्या लूँ, बाय यूजिंग मैंने क्या लिया बताइए? HX का सबसे पहले लिया। आप अल्कोहल पे जब HX का रिएक्शन करवाएंगे टू फॉर्म द अल्काइल हैलाइड, तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका SN1 मैकेनिज्म होगा कि SN2 होगा? SN2. देखिए मैकेनिज्म इसका, देखिएगा क्या होता है कि सबसे पहले ये ROH होता है, तो ROH पे सबसे पहले हम लोग बेटा क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग करते हैं प्रोटोनेशन। क्या करते हैं सबसे पहले बताइए? प्रोटोनेशन। अब बताइए प्रोटोनेशन जब करोगे, क्यों प्रोटोनेशन का पर्पस क्या था? टू मेक द OH2 इनटू बेटर लिविंग ग्रुप। देखो आप हमेशा याद रखिएगा, OH क्या होता है, पुअर लिविंग ग्रुप या बेटर लिविंग ग्रुप बताइएगा आप लोग? पुअर लिविंग ग्रुप। जैसे उसमें प्रोटोनेशन कर देंगे, जैसे उसमें प्रोटोनेशन कर देंगे, नाउ इट बिकम्स बेटर लिविंग ग्रुप। अल्कोहल को whenever you have to form the alkylate, the first need of the protonation, the protonation आप कर देंगे। प्रोटोनेशन के बाद आपको पता चलेगा कि SN1 होगा कि SN2 होगा। सुनिए, प्रोटोनेशन के बाद क्या पता चलेगा आपको बताइए? बताइए प्रोटोनेशन के बाद क्या पता चलेगा आपको, SN1 या SN2? अगर मान लो कि आपने SN1 प्रोसेस लिया, तो बताइए बेटा SN1 प्रोसेस में इसका आयनाइजेशन क्या होगा, स्लो स्टेप या फास्ट स्टेप? Slow. स्लो। अब उस पर अटैक कौन करेगा? X माइनस, वो क्या होगा, फास्ट या स्लो? अगर यहीं पे अगर SN2 पाथ को फॉलो करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, ये जो लिविंग ग्रुप है और इस पे जो न्यूक्लियोफाइल होगा, एक ही स्टेप में अटैक करेगा कि नहीं? दो को, एक बॉन्ड टूटेगा, एक न्यू बॉन्ड फॉर्म होगा, एक ओल्डर बॉन्ड टूटेगा, दोनों एक ही स्टेप में आएगा कि नहीं इवेंट्स? यस सर। और उसमें क्या बनता है, एक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है कि नहीं, पार्शियली बॉन्डेड यस स्टेट। सर। ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे बिल्डअप है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज है। बताइए ये आपका ट्रांजिशन स्टेट आ गया। अल्टीमेटली क्या हो गया देखो आप लोग, अल्टीमेटली क्या मिला आपको, अल्काइल हैलाइड मिला, प्लस क्या निकल गया वहां से, वाटर। तो आपके पास दोनों मैकेनिज्म आपको फॉलो करना है, SN1 भी फॉलो कर सकते हैं, SN2 भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको समराइज करके एक चीज बता रहा हूँ, यहाँ पे लिख लो आप लोग, क्या देखो, वन डिग्री अल्कोहल स्मॉलर,
फॉलो द SN1 SN2 पाथ। क्या फॉलो करेगा वो? मान लो ये लेंगे आप, 1 डिग्री आपने लिया, देखो आपने इस टाइप का कंपाउंड लिया, मान लो कि इस टाइप का कंपाउंड लिया आपने, ये सब 1 डिग्री है लेकिन लेस हिंडर्ड है, तो 1 डिग्री लेस हिंडर्ड स्मॉलर 1 डिग्री फॉलो द SN1 या SN2 पाथ। प्राप्ति ये सब याद रखोगे ना तो पकड़ लेंगे आप लोग क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। 1 डिग्री या 2 डिग्री, 1 डिग्री अल्कोहल अगर स्मॉलर लेंगे तो you have to form अगर हिंडर्ड होगा ये, अगर 2 डिग्री अल्कोहल होगा आपका, अगर 3 डिग्री अल्कोहल होगा तो हमेशा पाथ फॉलो करेंगे SN1। क्या फॉलो करेंगे? अरे बेटा बताइए वहां पे क्या पाथ फॉलो करेंगे, बताइए। हिंडर्ड आ गया आपका, तो हिंडर्ड आ गया तो क्या करेंगे? SN1 या SN2 फॉलो करेंगे? SN1। आपको अगर मान लो इथाइल, देखो इथाइल अल्कोहल होगा आपके पास, अल्कोहल लिखना चाहिए था यहाँ पे, रॉन्ग कर दिया भाई, अल्कोहल लिख देता हूँ यहाँ पे। अगर आपके पास मान लो कि अल्कोहल आपका 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल, ये स्मॉलर सब लिए आप, तो स्मॉलर अल्कोहल पे क्या करेंगे बेटा बताइए आप लोग? SN2। SN2। और जैसे आप 1 डिग्री अगर मान ली हिंडर्ड ले लिए, 2 डिग्री 3 डिग्री पे आंख बंद करके बोल दो SN1 या SN2। SN1। अब कुछ आइडिया लगा? बताइए SN1 या SN2, बताइए कुछ आइडिया लगा आपको? देखिए आप देखना क्या होगा, रिएक्टिविटी ऑर्डर देखेंगे तो रिएक्टिविटी ऑर्डर में सबसे पहले जाएंगे रिएक्टिविटी ऑर्डर में कि कौन सा रिएक्टिव होगा। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है HI, उसका बाद होता है HBr, उसका बाद कौन होता है बताइए? HCl। कौन ज्यादा रिएक्टिव होता है और को बताइए? देखो अब देखो क्या होता है। आप HI जब लोगे तो HI लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पोटेशियम या सोडियम हाइड्रेट लेंगे और उसके साथ हमेशा क्या लेंगे आप? 95% सोल्यूशन किसका लेंगे? ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का लेंगे। तो ये जैसे 95% सोल्यूशन H2 ये ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड होगा, तो इसका हमेशा पर्पस होता है क्या जनरेट करना, बताइए आप लोग? HI। आई बात समझ में? बेटा बताओ आई बात समझ में? क्या लेंगे? HI। अच्छा है। तो अगर कहीं भी रिएक्शन में आपको इंडायरेक्टली अगर ये दे देगा तो इसका पर्पस क्या होगा? तो याद रखिएगा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो जैसे सोडियम या पोटेशियम हाइड्राइड के साथ अगर ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड 90% या कंसंट्रेटेड लिख देगा आपको, तो यू हैव टू यूज द इंडायरेक्टली, वो क्या बना रहा है? इन सितु फॉर्मेशन होता है, तो क्या बनाएंगे वहां पे? HI। और कुछ समझ में आ गया ये? यस। HI कैसे बनाओगे? तो HI बेटा याद रखना कैसे बनता है ये। दूसरा क्या रिएक्शन होगा देखो यहाँ पे, 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री अल्कोहल कुछ भी लो, react with concentrated HBr या dilute HBr के साथ? कॉन्सेंट्रेट। कंसंट्रेटेड HBr के साथ। नेक्स्ट पॉइंट याद रखिएगा आपको कि 1 डिग्री अल्कोहल, ये इसको ऐसे लिख दो, तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल्स याद रखिएगा। प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल्स do not react with या react with, देखो HCl only in presence of anhydrous
ZnCl2। तो देखो अगर 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल पे अगर रिएक्शन करवाएंगे HCl का तो आपको हेल्प लेना पड़ेगा एनाडाइज NaCl2 को। क्यों? टू स्पीड अप the reaction, to speed up the reaction. रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए आपको 1 डिग्री 2 डिग्री जब भी प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल पे वर्क करेंगे HCl का तो आप किसके पे वर्क करेंगे बताइए आपको? एनाइडेंस जिंक फ्लोराइड ZnCl2 को। अब देखिए 3 डिग्री अल्कोहल लेंगे रिएक्ट विथ concentrated HCl without taking, यहाँ पे कोई जो लो या नहीं लो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे विदाउट टेकिंग क्या हो जाएगा बताइए? विदाउट टेकिंग ZnCl2 एनाडाइज ZnCl2। एनाड्रेस एनाइड्रेस का मतलब क्या है? वो बताएंगे, वो पेपर में नहीं, पेपर फेज में नहीं रहना चाहिए, पूरा एनाड्रेस रहेगा, नहीं तो वो वाटर में रहेगा तो कोऑर्डिनेटेड वाटर बना देगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना देगा तो रिएक्शन ही रुक जाएगा आपका। रुकिए अभी सब बता रहे, रुकिए। अब एक काम कीजिए, अगर आपके पास ये 1 डिग्री अल्कोहल होगा, अगर मैं यहाँ पे बोलूंगा कि आई एम टेकिंग हियर द कंसंट्रेटेड HCl, आप रिएक्शन दिखाएंगे बेटा? नो। अगर आपके पास 3 डिग्री अल्कोहल होगा, अगर आप यहाँ पे कंसंट्रेटेड HCl लेंगे तो रिएक्शन होगा बताइए आप लोग? हाँ सर। यस होगा यहाँ पे। तो जैसे 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल देगा, इफ यू आर नॉट यूजिंग द एनाडाइज HCl2 तो रिएक्शन कब भी नहीं होगा। 3 डिग्री अल्कोहल पे अगर कंसंट्रेटेड HCl लेंगे तो रिएक्ट कर जाएगा, बट 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल नेवर रिएक्ट विद द HCl इन एब्सेंस ऑफ एनाडाइज ZnCl2। तो आप हमेशा याद रखिएगा एनाडाइज ZnCl2 1 डिग्री 2 डिग्री के मस्ट होता है। HBr का बात करोगे तो HBr कंसंट्रेटेड लोगे रिएक्ट कर जाएगा। HI का बात करेंगे तो HI को हम इनडायरेक्टली बनाते हैं, वहां पे इनडायरेक्टली बनाने के लिए पोटेशियम सोडियम हाइड्रेट लेंगे इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H3PO4। कुछ आइडिया लगा यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखा मैंने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग? देखिए प्राप्ति बताइए, कुछ आइडिया लगा यहाँ पे? हाँ सर। देखिए अब क्या होता है कि HCl और ZnCl2 जो एनाड्रेस लेते हैं हम लोग, एनाड्रेस इसको बोलते हैं हम लोग लूकास रिएजेंट। क्या बोलते हैं इसको बताइए? क्या बोलते हैं इसको बताइए आप लोग? लूकास रिएजेंट। तो लूकास रिएजेंट जैसे बोलेगा आप तो किसको बोलोगे? HCl एनाड्रेस ZnCl2। लूकास रिएजेंट किसके लिए यूज करते हैं हम लोग? It is used to distinguish वन डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। किसको डिस्टिंग्विश करने के लिए बताइए? 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। अब कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे सुनिएगा, देखिए कैसे बता रहा हूँ। देखो अगर आप क्या करेंगे कि 3 डिग्री अल्कोहल पे अगर एनाडाइज ZnCl2 लिए तो 3 डिग्री अल्कोहल क्या हो जाएगा? मोर रिएक्टिव टुवर्ड द एनाडाइज, ये HCl या लेस रिएक्टिव? बताइए मोर रिएक्टिव या लेस रिएक्टिव? बताइए 3 डिग्री अल्कोहल मोर रिएक्टिव या लेस रिएक्टिव टुवर्ड द HCl? मोर रिएक्टिव। अल्काइल देखो एनाडाइज ZnCl2 और HCl का आपने सॉल्यूशन लिया, वहां पे जैसे एक बार सॉल्यूशन में आप क्या लोगे? 3 डिग्री अल्कोहल पे रिएक्शन करवाओगे तो 3 डिग्री अल्काइलाइट बनेगा, वो वाटर में इनसॉल्युबल होता है, तो वहां पे क्या होगा? टर्बिडिटी आना लगेगा कि नहीं? प्रेसिपिटेट होना स्टार्ट हो जाएगा कि नहीं रैपिडली? बताइए आप लोग। यस सर।
If the turbidity appear more quickly, the which alcohols are there? Which one alcohol 3 is degree. there? 3 degree. अगर मान लो कि आपने रिएक्शन करवाया but turbidity you are getting after the 5 to 6 minutes, the alcohol should be 2 degree. 2 degree. If you are using the same reaction और आप वहां पे क्या करेंगे कि रिएक्शन स्टार्ट कर दिया आपने, लेकिन टर्बिडिटी आपका आया आफ्टर द 20 मिनट, आफ्टर द 30 मिनट, तो हमेशा अल्कोहल क्या हो जाएगा? 1 डिग्री। टेस्ट आई बात समझ में? आफ्टर 5 मिनट्स, 5 to 6 मिनट्स के बाद अगर आएगा आपका तो क्या बोलेंगे? 1 डिग्री या 2 डिग्री अल्कोहल, यही सब पूछेगा आपसे। 2 degree. 2 डिग्री। अगर आपने क्या किया, नाइट्रोजन Cl2HCl लिए बट टर्बिडिटी अपियर्स आफ्टर द 20 मिनट, तो प्राप्ति क्या बोलोगे उसको? नीट में बहुत क्वेश्चन पूछ चुका है नीट से ही मेन समय, ये सब लुकास रिएजेंट टेस्ट। अरे बाबा बताइए, टर्बिडिटी अपियर्स आफ्टर 30 मिनट्स। अगर 20 मिनट 30 मिनट के बाद आ जाएगा तो क्या बोलेंगे? 1 डिग्री। अगर आपका क्विकली आ जाएगा, जैसे भी आपने क्विकली टर्बिडिटी आपने अपेयर कर दिया, वहां पे प्रेसिपिटेट बनना स्टार्ट हो जाएगा आपका, दैट अपेयर द 3 डिग्री। इफ दे टेक द 5 to 6 minute times to appear the turbidity, that represent the 2 degree. If the turbidity appears after the 20-30 minute, then alcohol must be 1 degree. लुकास रीजन टेस्ट आया समझ में? Yes. देखो अब आइए, अब आप लोग पता करेंगे क्या क्या। देखो अब क्या हो जाएगा, देखो ये 1 डिग्री अल्कोहल लिए या 2 डिग्री अल्कोहल लिए, खुद से बताइए। 1 डिग्री। ZnCl2 और को बताइए, ZnCl2 क्या होता है? लुईस एसिड या लुईस बेस? लुईस एसिड। लुईस एसिड होगा तो क्या करेगा? यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ लाएगा ये। यस। अब जैसे इलेक्ट्रॉन जाएगा ये, तो आप खुद से देखिएगा कि ऑक्सीजन पे ये क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा कि नहीं आपका? ZnCl2 निगेटिव आ जाएगा, ये पॉजिटिव। अब खुद से देखो, ये ग्रुप हो गया टोटल बेटर लिविंग ग्रुप। क्या हो गया वो ग्रुप? इसीलिए तो स्पीड अप कर दिया, बेटर लिविंग ग्रुप हो गया वो। अब बताइए, अगर SN2 फॉलो कर रहे हैं हम लोग, बेटर लिविंग ग्रुप हो गया, तो आपका क्लोराइड क्या करेगा? बैक साइड से अटैक करेगा उस पे, रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाएगा कि नहीं? आप बताइएगा, बताइए। क्लोराइड आपका फास्ट से रिएक्शन करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? SN1 SN2 जो भी लेंगे हम लोग, यहाँ पे SN2 लेके चले हम लोग, ये क्लोराइड आ गया। अब प्लस क्या हो जाएगा? ये OH आ जाएगा ये, और ये ZnCl2 माइनस आ जाएगा। ये कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल होता है, टूट जाता है वो बाद में जाके। लेकिन खुद से बताइए, अल्काइल क्लोराइड बना के नहीं यहाँ पे? बताइए आप लोग। Yes, sir. तो आप क्या लिखोगे? ZnCl2 कोऑर्डिनेट विद, किससे कोऑर्डिनेट करते बताइए? and becomes a better living group या poor living group? Better. How the Lucas reagent and nitrogen Cl2 speed up the reaction, और को समझ में आएगा क्यों होता है? वो OH को better living group में convert कर देता है through the Lewis acid base interaction. Means alcohol act as the Lewis base, ZnCl2 as a Lewis acids, these Lewis base Lewis acid के साथ interact करेगा, interact करने के बाद वो एक better living group में convert होता है। तब आई बात समझ में क्यों होता है ये conversion? बताइए आप लोग। अल्कोहल के साथ जो मैंने स्टोरी बताया आपको अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, सारा क्लियर हुआ? देवदत्ता बताइए, तो मैं आगे चलूंगा, क्वेश्चन करवाना स्टार्ट करूंगा। टाइम ही कम है, क्वेश्चन करवाना स्टार्ट करूंगा, देखिएगा। अब क्या 2-4 मिनट है तो क्वेश्चन कर लो 1-2, उसका नेक्स्ट डे बता देंगे, देखिएगा।
देखिएगा, बताइए इस पे अगर मान लो कि आपने HBr का रिएक्शन करवाया, ये SN1 फॉलो करेगा कि SN2, ये बताइए। वन SN1। अब बताइए प्रोडक्ट क्या होगा? होगा, बताइए। देखो, देखना इधर। आप सबसे पहले बताइए ये कंपाउंड क्या है? ये कंपाउंड आपने लिया ना, ये देखो CH, और ये क्या होगा CH3, और ये क्या होगा आपका बताइए CH2, और ये क्या होगा बताइए OH। यही कंपाउंड है ना? यस सर। सबसे पहले क्या करो, इसमें प्रोटोनेशन कर दो। प्रोटोनेशन करने के क्या होगा, लॉन पेयर पे प्रोटोनेशन हो गई है। तब बताइए CH3, ये क्या होगा हाइड्रोजन, दिस वन इज CH3, और ये CH2, और ये OH2 प्लस, ये गया। बताइए, मैंने बताया था ना आपको कि हाइड्राइड शिफ्ट होता है स्टेबिलिटी के लिए, मेथाइल शिफ्ट होता है यस स्टेबिलिटी सर। के लिए कार्बोकेटाइन पे। अभी जो कार्बोकेटाइन बना वो कौन सा आपका बताइए, 1 डिग्री या 2 डिग्री, कौन सा है? 1 डिग्री। 1 डिग्री क्या होता है, लेस स्टेबल। अब यहाँ से क्या होगा कि ये हाइड्राइड शिफ्ट करके जाएगा, 1-2 माइग्रेशन होगा ये, तो अल्टीमेटली किस में आ गया वो, अल्टीमेटली आ गया वो CH3, CH3, CH3 3 प्लस, ये 3 डिग्री मोर स्टेबल या लेस स्टेबल, मोर स्टेबल। अब इस पे अटैक करवा दो। अब किसका देखो, इस पे अटैक करेगा आपका कौन बताइए, Br माइनस। ये स्टेप तो क्या होता है बताइए, आपका फास्ट होता है, तो अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, बताइए आपको। तो ये मेजर होगा और को कि माइनर होगा, ये खुद से बताइए। अगर माइनर के रिस्पेक्ट में लेते हैं तो क्या हो जाता आपका, अगर 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन के रिस्पेक्ट में लेते हैं तो मेजर प्रोडक्ट होगा कि माइनर प्रोडक्ट होगा? मेजर। नहीं, लेस स्टेबल अगर कार्बोकेटाइन के रिस्पेक्ट में लेते हैं तो माइनर हो जाएगा। अब मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन के रिस्पेक्ट में लेंगे तो दैट विल बी द मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि ज्यादा अमाउंट बनेगा कि नहीं, वो ज्यादा हाफ लाइफ रहेगा, तो बताइए। यस। 1 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री कार्बोकेटन ही हुआ, तो 1 डिग्री 3 डिग्री कार्बोकेटन, विच वन कार्बोकेटन है द मोर हाफ लाइफ, 3 डिग्री, तो डेफिनेटली वहां पे आपका क्या होगा, ज्यादा अमाउंट में प्रोडक्ट आएगा आपका। तो विद रिस्पेक्ट टू द 3 डिग्री कार्बोकेटन यू हैव टू से द मेजर प्रोडक्ट। अब विद रिस्पेक्ट टू द 1 डिग्री कार्बोकेटन आप क्या बोलोगे उसको, माइनर प्रोडक्ट। हाउ मेनी प्रोडक्ट्स यू आर गेटिंग इन दिस प्रोसेस, 2 प्रोडक्ट्स। नाउ टेल मी, out of these 2 products, which one product should be measured? The product that you are getting from the more stable carbocations। कुछ आइडिया लगा? यस सर। Okay। अब ये बताइए, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन और दूंगा आपको, वो अगर मैंने क्या क्या यहाँ पे देखो, पोटेशियम आयोडाइड प्लस क्या लिया मैंने, प्लस कंसंट्रेटेड H3PO4 लिए, तो इसका काम क्या होता है बताइए, बताइए इसका काम क्या है? इसका काम होता हाइड्रोजन है देना HI देना।
यहाँ पे इनडायरेक्टली HI का रिएक्शन है। बताइए क्या प्रोडक्ट होगा, फास्ट कीजिए। अरे प्राप्ति बताइए, इतना स्लो मत रहो बेटा आप लोग, ये बनेगा। ये मैंने बोला मेजर, कंफ्यूजन होगा तो बोलिएगा। कंफ्यूजन होगा तो बोलिएगा। कौन सा मैकेनिज्म होगा, SN1 या SN2, ये सबसे पहले बताइए। 1 वन। बताइए मेजर या माइनर कैसे हम लोग जज करेंगे, कार्बोकेटाइन पे बेसिस पे, स्टेबल। स्टेबिलिटी पे। तो बताइए और को पकड़ लेंगे। यस सर। अब कुछ एक और बता देता हूँ, होमवर्क दे दे कुछ करके लाओगे आप लोग, यस सर। क्योंकि टाइम तो नहीं है, तब क्या करेंगे, दे देता है कुछ होमवर्क देते करके लाएंगे। लेकिन ये समझ में आ गया ना आप लोगों को कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री पे किस पे कहाँ पे कैसा वर्क करेंगे, कंसंट्रेटेड HCl कहाँ लेंगे कहाँ नहीं लेंगे, कंसंट्रेटेड HCl के साथ क्या लेना चाहिए आपको फॉर द रिएक्शन ऑफ द अल्कोहल। तो 1 डिग्री 2 डिग्री एनाडाइज्ड NCl2, 3 डिग्री कंसंट्रेटेड HCl, कंसंट्रेटेड HBr 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तीनों के लिए। और HI को हम लोग इन सितु बनाते हैं हम लोग। तो प्रोसेस मैंने बता दिया आपको, ये समझ में HX के साथ रिएक्शन के साथ। यस सर। प्राप्ति बताइए क्लियर हुआ, सृष्टा बताइए क्लियर हुआ, देवदत्ता बताइए क्लियर हुआ यहाँ तक। तो मैं आपको होमवर्क दे हाँ रहा हूँ। सर। हम्म, यस सर। बताइए ये सब जितना भी स्टेटमेंट लिखा मैंने, देख देवता आपने पढ़े होंगे, अपने स्कूल के एग्जाम दिए होंगे, पूरा NCERT के अकॉर्डिंग है कि नहीं बताइए। जेई में जेई एडवांस हर जगह हाँ ये सर। सब पूछता है। सर। तब क्लैरिटी आ रहा है कि नहीं, अब क्लैरिटी मिल रहा होगा आप लोगों को। और नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो एलिमिनेशन एडिशन सारा मैकेनिज्म फिर से बताऊंगा। सब्स्टिट्यूशन कब का कंप्लीट हो गया। देखिएगा होमवर्क क्या दे रहा हूँ, सुनिएगा होमवर्क फर्स्ट दे रहा हूँ आपको। HBr देंगे तो क्या बनेगा बताइएगा। सेकंड लिखो, सबका कॉपी चेक करूंगा, जैसे अपना नहीं है तो। अल्कोहल से बना है ना। और बता रहा हूँ आपको, दे रहा हूँ ये HBr। HCl, HBr ही रहने तो अच्छा है। HBr करके लाएंगे ये इतना, बताइए ज्यादा नहीं दिए, इतना ही प्रॉब्लम दिया मैं। विथ मैकेनिज्म आप करके लाओगे यस। इतना, विथ मैकेनिज्म आपको बताना है, विथ मैकेनिज्म यू हैव टू डू द ऑल द स्टेप्स। मैकेनिज्म के साथ इतना प्रैक्टिस कीजिएगा, अपने आप ब्रश अप हो जाएगा आपका। तो ये जितना भी बताया मैंने SN1 SN2 के बेसिस पे मैंने बता दिया आपको। लुकास रीजेंट मैंने बता दिया आपको। बेंजाइन मैकेनिज्म मैंने आपको बता दिया, बेंजाइन मैकेनिज्म क्या था। ये तो अभी मैंने देखो प्रिपरेशन फ्रॉम द अल्कोहल लिए मैंने तो एक ही स्टेप पे अभी वर्क करवाया, और भी स्टेप सब पे आपको बताएंगे, टार्जेंस पे भी बताएंगे। आपने थोड़े से जैसे बोला पिरिडीन, तो पिरिडीन भी वहां पे आएगा, अपने आप पता चल जाएगा कि क्या होता है वहां पे। And now tell me student, this part is clear for you all, how you have to do the calculation, कैसे आप करेंगे मैकेनिज्म, कैसे लोगे, कहाँ